शुरू होती है अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई के क्लाइमैक्स से। विलन ने सोचा कि यह एक खूबसूरत सपना है। वह इसे नष्ट करना और खा जाना चाहता था। अपने आसपास सब कुछ बर्बाद करना चाहता था। अब उसके पास सिर्फ पछतावा है। अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो चीजें शायद अलग खत्म होती। कहानी का मुख्य पात्र एमसी ने कहा कि वह आखिरकार मर गया। यह सबसे दुष्ट विलन के लिए एक शर्मनाक अंत था। इसके बाद लेखक नमुयन ने टाइप किया कि यही एपिलॉग है, विलन का अंत। एमसी ने गहरी सांस ली और सोचा कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली विलन की मौत के साथ उसका उपन्यास अब खत्म होने वाला है। एमसी ने कहा कि अगला चैप्टर उसकी कहानी को संक्षेप में बताना चाहिए। एमसी का चेहरा बदल गया और उसने सोचा कि यह उपन्यास लिखना, जिसे वह लिखना नहीं चाहता, कितना दयनीय है। वुहियन ने थकान से खींचते हुए कहा कि वैसे भी वह परसों छोड़ सकता है। उसे अपने पछतावे पीछे छोड़ने की जरूरत थी। अचानक दरवाजे पर जोरदार नॉकिंग हुई। एमसी उलझन में मुड़ा और पूछा, इतने देर से कौन दरवाजा खटखटा रहा है? अतिथि आने का समय बहुत देर हो चुका था। एमसी दरवाजे की ओर बढ़ा और जोर से पूछा, कौन है? इसके बाद एमसी ने सोचा कि उन्होंने क्यों दरवाजा खटखटाना बंद कर दिया। क्या वाकई कोई नशे में था? वुहियन ने सिर खुजाते हुए कहा कि यह कोई कर्स था। वह बस सोने ही जाएगा। अचानक उसने देखा कि उसके ऊपर एक चमकता हुआ कागज हवा में तैर रहा है। एमसी ने पूछा, जब यह फर्श पर गिरा, यह कहां से आया? सिस्टम की आवाज ने कहा कि यह एक गिफ्ट है। वे विनम्रता से कह रहे थे कि जब भी तुम्हें जवाब चाहिए, पूछ लेना। एमसी ने पूछा, कौन सा गिफ्ट? अचानक वह पार्चमेंट काले एनर्जी से ढक गया और उसके उपन्यास का विलन प्रकट हुआ। एमसी ने आश्चर्य में पूछा कि यह क्या हो रहा है। विलन ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब वह समझ गया कि क्यों उसकी मौत हुई। उसने बहुत समय और मेहनत डाली थी। उसने उन लोगों से बदला लेने के लिए 10 साल अपनी तलवार तेज की, जिन्होंने उसके परिवार को नष्ट किया। उसने अपना परिवार, दोस्त और लवर खो दिए। उसने बहुत कुछ खोया और हार मान ली। फिर भी वह हार गया। हालांकि वह निश्चित था कि उसे सबसे अच्छी तरह पता है। एमसी ने पूछा कि वह किस बारे में बात कर रहा है। विलन ने डरते हुए लेखक की ओर हाथ बढ़ाया और कहा कि इसलिए उसने यह अपने लिए करने के लिए कहा। वह उसका ध्यान रखेगा। कुछ समय बाद एमसी अपने बिस्तर पर नई छवि में जागा। एमसी ने बिस्तर पर बैठते हुए पूछा, क्या मैं सच में सो गया था? एमसी ने सोचा, इतने कपड़े उसने कहां से पाए? यह सब क्या हो रहा है? एमसी ने खुद को शीशे में देखा और सोचा कि यह विलन की लाल बाल और चालाक मुस्कान उसके लिए परिचित है। जैसे ही उसने अपनी पतली संकरी आंखों को देखा, जो हर भावना छिपाती थी, वह अनुमान लगा सकता था। पता चला कि वह किसी और के शरीर में प्रवेश कर गया था, यानी अपने उपन्यास के सबसे शक्तिशाली विलेन आर्सन अडेल के शरीर में। और अब उसकी मौत तक सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे। आर्सन परिवार में हाफ डीमंस का ब्लड लाइन है। वे मिश्रित रक्त वाले हैं। वे अपनी शक्ति डीमंस से लेते हैं। अपने ब्लड में छिपी शक्ति के साथ वे कभी एम्पायर के सबसे महान परिवारों में से एक थे, लेकिन 6 विशेष परिवारों के कारण वे हार गए। अंत में आर्सन ब्लड लाइन में केवल एक हेयर बचा, वह था अडेल। एमसी ने मुस्कुराते हुए सोचा कि यह अडेल की बैक स्टोरी है और यही कारण है कि वह विलन बन गया। विलन ने बदला लेने की कोशिश की, लेकिन वे सब असफल रहे। इसलिए उसने अपने क्रिएटर को यहां बुलाया। कुछ ही दिनों में उसे 6 परिवारों के नाइट्स द्वारा एग्जीक्यूटेड किया जाएगा। एमसी ने स्टेटस विंडो का इस्तेमाल करते हुए सोचा, टैलेंट के मामले में एडेल अपने उपन्यास में सबसे टैलेंटेड है, लेकिन उसकी टैलेंट मुख्य पात्र की टैलेंट से तुलना नहीं कर सकती। सिस्टम विंडो ने रिपोर्ट किया कि उसकी रेस हाफ डीमन है। पर्सनैलिटी, chaotic टैलेंट, पोजिशन चेंज, सैनिटरी 1 पॉइंट ट्रेट्स, इंटरेस्ट, फोकस, ब्लड थर्स्टीनेस, डार्कनेस और माना मैनिपुलेशन। माना 341। एडेल ने सोचा कि चाहे विलन कितना भी अट्रैक्टिव हो, वह मेन कैरेक्टर को हराने नहीं देगा और अब वह मोना को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसने जो बैक स्टोरी बनाई थी, जो उसे फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बनाती, वही उसकी मौत का कारण बन जाएगी। फिर एमसी ने बिस्तर पर कुछ देखा और पूछा, यह और क्या है? प्रोटैगनिस्ट ने सोचा
कि यह पीस ऑफ पेपर अचानक तब सामने आया जब विलन ने उसे नॉवल में ट्रांसफर किया था। उसने इसे पूरी तरह भूल ही दिया था। भले ही यह ज्यादा मदद न करे, वह ऐसी स्थिति में नहीं था कि कोई विकल्प चुन सके। उसने याद किया कि इस पर लिखा था कि जब उसे आंसर्स चाहिए तो वह क्वेश्चंस पूछ सकता है। एमसी ने सरप्राइज में पूछा और पीस ऑफ पेपर को पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ? यह ब्लैंक क्यों है? टेक्स्ट कहां गया? यह कर्स है। क्या वह सच में इसी तरह मरने वाला है? एक पीस ऑफ पेपर प्रकट हुआ जिसमें उसे क्रिएटर के रूप में संबोधित किया गया और लिखा था कि अगर वह गिफ्ट का इस्तेमाल करना नहीं जानता तो उसे सिर्फ यस या नो में आंसर देना होगा। एडेल गुस्से में चिल्लाया कि वह विलन है। गिफ्ट ने कहा कि उसने लिखा है कि इसका जवाब लिखने के लिए। प्रोटोगोनिस्ट ने पूछा, तो वह उसे इग्नोर कर रहा है, फिर वह सुनने के लिए तैयार है। पीस ऑफ पेपर पर लिखा था कि यह इंस्ट्रक्शंस है कि कैसे एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन का यूज किया जाए। यह कह रहा था कि वह हर सवाल का जवाब देगा जो क्रिएटर इस पीस ऑफ पेपर पर लिखे। कुछ सवाल फ्री हैं, लेकिन कुछ का प्राइस है। प्रोटोगोनिस्ट ने सोचा और पीस ऑफ पेपर पर लिखना शुरू किया, तो वह किसी भी क्वेश्चन का जवाब देगा। गिफ्ट ने कहा कि जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उतना ज्यादा प्राइस होगा। एमसी ने पूछा, वह रियल वर्ल्ड में कैसे लौट सकता है? पीस ऑफ पेपर ने जवाब दिया, यह इम्पॉसिबल है। अडेल इरिटेबली सोचा कि उसने इस बात का काउंट भी नहीं किया था। इस मामले में वह कुछ और पूछेगा। प्रोटोगोनिस्ट ने लिखा कि वह पूछता है कि माना का यूज करने की डिटेल्ड मेथड बताई जाए और एडेल की फीचर्स कैसे यूज करें। प्रोटोगोनिस्ट ने सोचा कि उसे सबसे पहले अर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी। गिफ्ट ने कहा कि इस बात के लिए कोई पेमेंट की जरूरत नहीं है। माना मैनिपुलेशन और फीचर्स को यूज करने की मेथड पहले से ही उसके शरीर में छपी हुई है। क्या वह इसे स्वीकार करना चाहता है? एमसी ने सहमति दी और उसने सोचा कि अब वह मैना महसूस कर सकता है। एडेल ने अपनी एबिलिटीज इस्तेमाल करना शुरू किया। उसकी पहली एबिलिटी थी 5 इंद्रियों को छीनने की क्षमता, डार्कनेस। वह इसमें सफल हुआ। आमतौर पर यह एबिलिटी बहुत ज्यादा होती, लेकिन अब यह उसके लिए यूजफुल होगी। अगली एबिलिटी है ब्लड थर्स्टीनेस। यह अपनी ऑरा से दुश्मन को डराती है और उसने इसे एक्टिवेट करने में सफलता पाई। नाइट्स और ट्रेन्ड सोल्जर्स इसका सामना कर पाएंगे, लेकिन आम लोगों के खिलाफ यह काम करेगा। अब उसे सिर्फ रोग टैलेंट पोजीशन चेंज की प्रिंसिपल समझनी थी। यह एबिलिटी उसे अपने चुने हुए ऑब्जेक्ट के साथ जगह बदलने की क्षमता देती है। यह सबसे अच्छी असैसिनेशन स्किल थी। प्रोटोगोनिस्ट ने सोचा और अपनी एबिलिटी एक्टिवेट की। वह सोलामोन और 5 मीटर दूर स्थित ऑब्जेक्ट को डेजिग्नेट कर सकता था। नॉवल के विलन की ताकत के मुकाबले यह बहुत छोटी क्षमता थी, लेकिन अगर वह प्रैक्टिस करेगा तो यह और पावरफुल बन जाएगी। वह इसे उस आर्मर पर आजमाना चाहता था। सिस्टम विंडो ने बताया कि पोजीशन चेंज 1 मूव के लिए एक्टिवेट हुआ। प्रोटैगनिस्ट आर्मर के अंदर दिखाई दिया, लेकिन फिर वह पीछे फेंक दिया गया और दीवार से टकरा गया। उसने कर्स किया, डैम, पहले ही बार में सफलता नहीं मिलेगी। एडेल ने ग्रिन करते हुए सोचा कि जरूरत पड़ी तो वह इसे डजन्स या हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स करेगा, तब सफलता मिलेगी और वह बच जाएगा। इस समय 6 फैमिलीज के नाइट्स चिल्लाए कि उन्हें जल्दी करनी चाहिए। यह उसे डिस्ट्रॉय करने का बेस्ट मोमेंट है। कुछ समय बाद आर्सन फैमिली मैंशन में लायन किंगडम के कैप्टन फेल्ट्स ने मेनेसिंगली पूछा, अब वह कहां है? सर्वेंट ने कहा कि वह अपने रूम में है। उसने पूछा कि वह कैसा है। सर्वेंट ने बताया कि वह कई दिनों से कोई साइंस ऑफ लाइफ नहीं दिखा रहा था। फिर उन्होंने डोर्स खोलकर अंदर गए। प्रोटैगनिस्ट ने मुस्कुराते हुए डैगर हाथ में पकड़कर कैप्टन की ओर देखा और कहा, तो वह आ गया। लगता है वह बच्चा छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता। फेल्ट्स ने डिक्लेयर किया कि वह नॉनसेंस बोल रहा है। उसने नाइट्स को आदेश दिया कि उसे डिस्ट्रॉय करो। प्रोटैगनिस्ट ने अपनी एबिलिटी इस्तेमाल की और अचानक अपने ओपोनेंट को हराया, सोर्ड के साथ प्लेस स्विच करते हुए। उसने शाउटेड किया, वे सिर्फ क्यों देख रहे हैं? उन्हें उसे पकड़ना चाहिए। नाइट्स उस पर रश किए, लेकिन एमसी विंडो से बाहर कूदा, डैगर जमीन पर फेंका। इसके बाद एडेल ने एबिलिटी पोजीशन चेंज 1 का इस्तेमाल कर डैगर के साथ जगह बदल ली।
प्रोटैगोनिस्ट ने अपने दांत चबाते हुए सोचा कि उसे आर्सन फैमिली फॉरेस्ट तक पहुंचना होगा। कैप्टन ने शाउटेड किया, वह भाग रहा है, हमें उसे चेस करना चाहिए। कुछ समय बाद आर्सन फैमिली फॉरेस्ट में प्रोटैगोनिस्ट आगे दौड़ रहा था और फटीग से हेविली ब्रीथ कर रहा था। एमसी ने सोचा कि भले ही उसे लक से समहाउ नाइट से बचने और एरिया छोड़ने में सफलता मिली, उसकी सर्वाइवल चांसेस 0 हैं। इसके बजाय वह इस फॉरेस्ट के गेट से डीमन वर्ल्ड में जाएगा। यह वॉर में ह्यूमन से काफी डैमेज झेल चुका था। अगर वह अपनी टैलेंट दिखाए तो शायद उसे एक्सेप्ट कर लें। लेकिन एक समस्या थी, क्या वे पहले ही पकड़ चुके हैं? फेल्ट्स शाउटेड किया कि उन्हें स्प्लिट होकर उसे ढूंढना चाहिए। एडेल ने सोचा कि समस्या यह है कि गेट के लोकेशन का कोई स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन नहीं है। वह निश्चित था कि यह कहीं पास ही होगा। प्रोटैगोनिस्ट ने एक ट्री ब्रांच पर पैर रखा और नाइट फॉरेस्ट में एक डिस्टिंक्टिव साउंड हुई। फेल्ट अचानक प्रकट हुआ, अपने पावर का इस्तेमाल करके सराउंडिंग्स को क्रश करते हुए। उसने डिक्लेयर किया कि उसने आखिरकार उसे पकड़ लिया। प्रोटैगोनिस्ट ने अपने दांत कसते हुए सोचा कि उसकी पोजीशन चेंज एबिलिटी के बस कुछ ही यूजेस बचे हैं। उसे जल्दी करनी थी और गेट ढूंढना था। डैम इट, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। एमसी ने एक पीस ऑफ पेपर निकाला और लिखा कि वह जानना चाहता है कि आर्सन फैमिली के जंगल में डीमन वर्ल्ड के गेट का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। गिफ्ट ने रिप्लाई किया कि ऐसी जानकारी का एक प्राइस है, उसे 100 गोल्ड कॉइन्स या कोई आर्टिफैक्ट रेलिक रैंक या उससे ऊपर का देना होगा। एडेल इंडिग्नेंटली चिल्लाया, अब वह कहां से लाएगा ये? कैप्टन ने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके उस पर स्ट्राइक किया। प्रोटैगोनिस्ट एनिमी के ब्लो से हिट हुआ और एक ट्री से टकराया। फेल्ट्स ने स्मर्क करते हुए पूछा, क्या वह सच में अपनी मिजरेबल लाइफ बचाना चाहता है? वह यहां और अब भी मर जाएगा, चाहे उसकी इच्छा कुछ भी हो। प्रोटैगोनिस्ट ने कहा कि वह फनी है, वह मरने वाला नहीं था। एमसी ने क्लेंच्ड फिस्ट के साथ सोचा कि छोड़ने का एक और तरीका है। उसे परवाह नहीं थी कि वह मरता है या नहीं, उसे ट्राई करना ही होगा। उसने पूछा तो वह अंत तक रेजिस्ट करने वाला था। वह सोचता है कि वह अभी भी फैमिली का हेड है। ऑडेल ने डैगर पकड़ते हुए शेकिंग हैंड से सोचा, जब वे भीड़ में एक बच्चे पर हमला कर रहे थे तब उनकी नोबिलिटी क्या थी? क्या उन्हें अपना प्रोफेशन नैनी में बदल देना चाहिए, हालांकि वह अकेले भी नहीं कर सकता? फेल्ट्स गुस्से में आ गया और डिक्लेयर किया कि वह उसे पेनलेस तरीके से डिस्ट्रॉय करेगा। लेकिन अब वह एग्नी में मरेगा, उस सोर्ड की ऑनर में जिसे काउंट लेयन ने उसे दिया था। फेल्ट्स आगे बढ़ा और शाउटेड किया कि उसे मरना ही होगा। प्रोटैगनिस्ट ने चकल किया और सोचा कि अब एक्शन लेने का समय है। प्रोटैगनिस्ट ने एनिमी के ब्लो को एक पीस ऑफ पेपर से ब्लॉक किया। गिफ्ट ने लिखा कि उसने पेमेंट के लिए धन्यवाद दिया। यह सोर्ड आस्किंग प्राइस से ज्यादा की वैल्यू का था। यह उसे आर्सन फैमिली के जंगल में डीमन वर्ल्ड के गेट तक एस्कॉर्ट करेगा। कैप्टन ने सरप्राइज में उस पर देखा क्योंकि उसकी सोर्ड गायब हो गई थी। एमसी ने डिस्टेंस में ब्राइट फ्लैश ऑफ लाइट देखा और अपनी एबिलिटी इस्तेमाल की। पोजीशन चेंज 1। फेल्ट्स शाउटेड किया कि उसे रोकना चाहिए। एडेल ने फॉरेस्ट में दौड़ते हुए सोचा कि वह डैम स्कम है। वह विश्वास नहीं कर सकता कि वह उसे यहां तक फॉलो कर आया। फिर प्रोटैगनिस्ट ने सोचा और गेट पर रुकते हुए कहा कि उसे मिल गया। कैप्टन ने क्लेंच्ड टीथ के साथ शाउटेड किया कि वह उसे एस्केप नहीं करने देगा। फेल्ट्स ने उसके ऊपर एक लॉग फेंका और आखिरी पल में प्रोटैगनिस्ट ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा कि वे फिर मिलेंगे। कैप्टन गुस्से में बोला कि यह कर्स है। उसने सोचा कि वह डीमन वर्ल्ड में एस्केप कर गया। कुछ समय बाद प्रोटैगनिस्ट ने सोचा, कितना समय बीत गया। गेट से निकलने के बाद जागने पर उसने देखा कि वह एक डंजन में था। यह आर्टिफिशियली क्रिएटेड डंजन एक सीक्रेट डिमोनिक स्पेस था। ऐसी जगह में ड्राइड मीट और स्टोन बेड कहां से आया? क्या इसे किसी ने बनाया है जो ट्रेजर्स की सुरक्षा करता है? वह अनजाने में एक ब्लेड डिफ्लेक्टिंग बैरियर और स्टोन गार्डियन को नोटिस करता है। उसे नहीं पता कि यह हाई रैंकिंग फैमिली ने बनाया है या नहीं, लेकिन यह जगह स्ट्रेंज चीजों से भरी हुई है और यह गार्डियन सिर्फ अपीयरेंस से ही टेरिफाइंग है। अगर वह अभी वहां जाएगा तो वह डेफिनेटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा।
गिफ्ट ने कहा कि यह पहली और आखिरी बार है जब उसे पेनाल्टी मिली। वह ऐसे आइटम्स ऑफर नहीं कर सकता जो उसके पास नहीं हैं। इस रूल का वायोलेशन करने पर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कैंसिल हो जाएगा। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि वह सिर्फ अनबैलेंस्ड है, इसलिए इस बार वह उसे फॉरगिव कर देता है। एमसी ने नोटिस किया कि वॉल का एक हिस्सा सस्पिशियस लग रहा है। एडेल ने वॉल को टच किया और सोचा कि वह इसे हाफ डीमन के रूप में महसूस कर सकता है। एक अननोन वॉइस ने कहा कि उसके पास कोई अधिकार नहीं है। प्रोटैगोनिस्ट ने सोचा कि यह डिवाइस बैरियर को एक्टिवेट करता है, लेकिन दुर्भाग्य से वह इसका यूज नहीं कर पाएगा। प्रोटैगनिस्ट ने सोचते हुए कहा और अपने हाथ से बैरियर को छूते हुए कि उसे यहां से निकलने का कोई और तरीका ढूंढना होगा। वह सोचता है कि यह स्टोन गार्डियन से गिरा होगा। अगर यह वास्तव में स्टोन है तो सब कुछ उसके प्लान के अनुसार काम कर सकता है। एमसी ने अपनी एबिलिटी पोजीशन चेंज 1 एक्टिवेट की और ऑब्जेक्ट को बैरियर के दूसरी तरफ स्टोन सेट किया। फिर एडेल ने अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके स्टोन के साथ जगह बदल ली। प्रोटैगोनिस्ट ने खुशी से डिक्लेयर किया जब गार्ड ने उस पर ग्लेयर किया कि वह वास्तव में सफल हो गया। स्टोन गार्ड ने गुस्से में चिल्लाया और प्रोटैगोनिस्ट ने उसे थकावट भरी नजरों से देखा। कुछ समय बाद पैलेस में एक सर्वेंट ने अपने असिस्टेंट को चिल्लाते हुए इडियट कहा, यहां कैसे स्पिल हो गया? क्री, डीमन वर्ल्ड का हेड और बेयर फैमिली का मुखिया, उन्हें देख रहा था। उसने नोट किया कि बेशक हर कोई बिजी है क्योंकि उसकी बेटी जल्द ही एक हिडन मिड लेवल एरिया पर एक्सपेडिशन की योजना बना रही थी। यह उसके लिए मुश्किल था। क्री ने सोचा कि अगर वह सफल रही तो वह डीमन वर्ल्ड के सैटर्न स्कूल में एनरोल करने के योग्य होगी। हालांकि भले ही उसने उसे रेड फेल करने का आदेश दिया, वह उसकी इच्छा के खिलाफ जाएगी क्योंकि सिर्फ सैटर्न ज्वाइन करके ही वह अपनी मां को मारने वालों से रिवेंज ले सकती थी। उसने साई करते हुए कहा कि वह एक वीक क्रीचर है। क्या वह केवल डीमन लाइक क्रीचर्स वाले स्थान में सरवाइव कर पाएगी? अचानक एक मेड आई और शाउटेड किया कि उन्हें समस्या है। क्री ने स्टर्नली पूछा कि वह इतना फस क्यों कर रही है। उसने सिर झुकाया और माफी मांगी और कहा कि उन्होंने सुना है कि एक अननोन क्रीचर अभी हिडन एरिया में है। उसने पूछा कि क्या यह डंजन में है। मेड ने कहा कि हां, वह वहीं है। उन्होंने पोर्टल ओपनिंग का कोई ट्रेस नहीं पाया। अब सब कंफ्यूज्ड थे। क्री ने पूछा कि क्या उन्होंने व्यक्ति को पहचान लिया। उसने कहा कि उसने अंदर से एक मैकेनिज्म टच किया जिसे केवल वह खोल सकता था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वह कौन है। उसने सोचा कि शायद वह ह्यूमंस और डीमंस के बीच युद्ध के दौरान बनाए गए गेट से फोर्सिबली समन किया गया होगा। क्री ने कहा कि वह सूनर या लेटर मर जाएगा। उन्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। उन्हें सिर्फ अपनी बेटी की एग्जाम की तैयारी पर फोकस करना चाहिए। मेड ने सिर झुकाते हुए कहा कि उसने आदेश समझ लिया। इसके बाद उसने सोचा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो वह एक वंडरफुल सबऑर्डिनेट प्राप्त कर पाएगा, बशर्ते वह हिडन एरिया में मर न जाए। कुछ समय बाद डंजन में प्रोटैगनिस्ट ने डर के मारे स्क्रीम किया और अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके फिर से बैरियर के पीछे प्रकट हुआ। प्रोटैगनिस्ट ने डरते हुए पूछा, वुल्फ कहां से आया? वह मरने के कगार पर था, तो भले ही बैरियर गायब हो जाए, वह बड़ी ट्रबल में होगा। एमसी ने सोचा कि क्या वुल्फ वास्तव में स्टोन का बना है? वैसे भी वह सिर्फ ट्राई कर सकता है। एडेल ने अपनी एबिलिटी पोजीशन चेंज 1 का इस्तेमाल किया और स्टोन वुल्फ को ऑब्जेक्ट डेजिग्नेट किया। प्रोटैगनिस्ट ने मुस्कुराते हुए सोचा कि वह सफल हो गया। इसके बाद प्रोटैगनिस्ट ने स्टोन वुल्फ के साथ जगह बदल ली, जो बैरियर को तोड़ने की कोशिश में गुस्से में था। एमसी ने नोट किया कि अगर यह क्रीचर ऐसा करता रहा तो यह अंत में खत्म हो जाएगा। अब उसे बस यहां से निकलने का तरीका ढूंढना था। एडेल ने देखा कि एक नया क्रीचर स्टोन का बना है और सोचा कि शायद उसने जल्दी कंक्लूजन निकाल लिया। इस जगह हर स्टेज में ऑब्स्टिकल्स थे। यह स्टोन मॉन्स्टर उस वुल्फ से भी ज्यादा डेंजरस लग रहा था। कुछ समय बाद प्रोटैगनिस्ट ने फिर से एनिमी के साथ जगह बदल ली और उसे बैरियर के पीछे छोड़ दिया। प्रोटैगनिस्ट ने डंजन में आगे बढ़ते हुए सोचा कि उसने सही कंक्लूजन निकाला कि ये स्टोन क्रीचर्स जीवित नहीं माने जाते। जब तक उसकी एबिलिटी पोजीशन चेंज है, वह ट्रैप से बाहर निकल पाएगा। कुछ समय बाद एक अननोन वॉइस ने कहा
ग्रीटिंग करते हुए कि वह अंत तक पहुंच गया। एमसी ने सरप्राइज में पूछा, क्या यह सच में एक आउटसाइडर का स्वागत कर रहा है? यह बॉस रूम जैसा लग रहा था। क्या वहां कोई है? एडेल ने शॉक में सोचा, क्या यह सच में एक डेथ नाइट है? इसकी ताकत फेल्ट्स के बराबर हो सकती है। डेथ नाइट ने कहा, जब प्रोटैगनिस्ट अपनी एबिलिटी इस्तेमाल कर रहा था, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं कि तुम यहां आए। एक पल में बॉस बैरियर के पीछे दिखाई दिया और प्रोटैगनिस्ट ने पूछा, जब वह बॉस रूम के अंदर प्रकट हुआ, क्या यह ट्रेजर चेस्ट है? यह तो उससे बड़ा है जितना उसने सोचा था। इस पर एक ब्लैक ड्रैगन की नक्काशी भी है। एमसी ने सोचा कि उसने कहीं पहले ब्लैक ड्रैगन का क्रेस्ट देखा है, लेकिन क्यों याद नहीं आ रहा। एडेल ने नोट किया कि हाई रैंकिंग डीमन फैमिलीज में स्लॉथ, ग्रीड, लस्ट, राथ, ग्लटनी, एनवी और एक और है। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि यह ईविल और प्राउड है, ठीक ब्लैक ड्रैगन की तरह। बेयर्स फैमिली का हेड, 7वां डेडली सिन, प्राइड। प्रोटैगनिस्ट डर के मारे चीख पड़ा, यह तो शाप है। एमसी ने सोचा कि अगर उन्होंने उसे पकड़ लिया तो वह जरूर मर जाएगा। एडेल ने चेस्ट खोला और कहा कि अगर अच्छे तरीके से कुछ न हुआ तो वह बस चेस्ट से सब ले जाएगा और भाग जाएगा। यहां कोई ना कोई यूजफुल आइटम जरूर होगा जो उसे एस्केप करने में मदद करेगा। अचानक चेस्ट से डार्क स्लाइम जैसा क्रीचर निकला और उसके शरीर में घुस गया। प्रोटैगनिस्ट दर्द से चीख उठा, सिर पकड़ते हुए, और उसे क्रिटिकल डैमेज मिला। कुछ देर बाद प्रोटैगनिस्ट ने सोचा, जबकि उसका शरीर कांप रहा था, वह कितनी देर बेहोश रहा? क्या उसकी बाईं आंख नष्ट हो गई? उसे ब्लैक आई कहां से मिला? शायद वह लिक्विड जो उस पर गिरा था वही कारण है। एमसी ने स्टेटस विंडो खोला, जो बदला नहीं था। सिर्फ एक नई फीचर आई थी, आई ऑफ एरोगेंस। यह डायनामिक विजन का अल्टीमेट इंप्रूवमेंट था। यह एनिमी को मारने के बाद एक्टिवेट होता है। एडेल ने हंसते हुए सोचा, यह बिल्कुल भी बुरा नहीं है। उसने सही चॉइस की थी डीमन वर्ल्ड में आने की। उसके पास सब कुछ है जिसकी उसे जरूरत थी। अब उसके मूव करने का समय है। प्रोटैगनिस्ट मुश्किल से खड़ा हुआ और नोट किया कि वह चेस्ट पर फोकस्ड था, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अब वह क्या करे? उसने छोटा सा कमोशन पैदा कर दिया था और बाहर कई एनिमीज उसका इंतजार कर रहे होंगे। अगर वह बाहर गया तो खत्म हो जाएगा। क्या उसे घुटनों पर गिरकर दया मांगनी चाहिए? लेकिन सबसे पहले, अगर उन्हें पता चला कि वह ऑर्सन फैमिली से है, तो चाहे वह दया मांगे या नहीं, वे उसे मार डालेंगे। प्रोटैगनिस्ट ने एबिलिटीज का इस्तेमाल करते हुए सोचा कि उसे यह रिगेलिया छुपा देना चाहिए। डेथ नाइट गुस्से में चिल्लाया, दरवाजा खोलो, हर हाइनेस आ रही हैं, जल्दी दरवाजा खोलो। एमसी ने कंफ्यूजन में पूछा, वे किसके बारे में बात कर रहे हैं? एडेल ने डरते हुए सोचा, उन्होंने शुरुआत में स्टोन बेड में ड्राइड मीट क्यों रखा था? क्योंकि यह जगह हाई फैमिलीज की परीक्षा लेने के लिए बनाई गई थी। प्रोटैगनिस्ट ने नोट किया और एक पीस ऑफ पेपर निकाला। उसे जानना था कि यहां का प्रभारी कौन है। उसने रिवॉर्ड चुरा लिया था जो उन्हें लेना चाहिए था, इसलिए वे उसे बिना कुछ पूछे नष्ट कर देंगे। प्रोटैगनिस्ट ने कागज पर लिखा, अब मेरे सबसे करीब कौन है? गिफ्ट ने कहा कि इस जानकारी की एक कीमत है। उसे हंसॉर्ड गोल्ड कॉइन्स की वैल्यू का आइटम या रेलिक रैंक या उससे हायर आर्टिफैक्ट देना होगा। एमसी ने सोचा कि वह किससे भुगतान कर सकता है। एडेल ने कहा, वह अपनी मैना से भुगतान करेगा, अपनी मैक्सिमम मैना में से 100। प्रोटैगनिस्ट ने सोचा कि यह उसके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर वह सरवाइव कर गया तो इसे रिकवर कर सकेगा। पीस ऑफ पेपर ने कहा कि यह स्वीकार्य है। उसने क्रिएटर से 100 मैना ले लिया। सबसे नजदीक जो था वो थी रेनी, भालू परिवार के मुखिया क्री की सबसे छोटी बेटी। एमसी ने मन ही मन सोचा, अब तो मेरी मौत तय है। यह जगह असल में उसी की ट्रेनिंग के लिए बनाई गई थी और आंखों का अभिमान, आई ऑफ एरोगेंस, असली में उसी का इनाम होना चाहिए था। रेनी, जो अपने परिवार में काफी अधिकार रखती है, तलवार ताने सामने आती है और गुस्से में पूछती है, तुम आखिर हो कौन? एमसी घुटनों पर बैठकर उसे मालकिन कहकर बधाई देता है। आपने ये क्षेत्र क्लियर कर लिया है और आखिरकार इनाम भी हासिल कर लिया। रेनी गुस्से में कहती है, सब कुछ साफ साफ समझाओ।
एमसी चालाकी से जवाब देता है, परिवार के मुखिया ने मुझे आपकी रक्षा करने का आदेश दिया है। दोनों की नजरें मिलती हैं, लेकिन रेनी को उसमें आंखों का अभिमान की शक्ति नजर नहीं आती। वो शक से पूछती है, क्या तुम सच कह रहे हो? एमसी मुस्कुराकर जवाब देता है, हां, भले ही मेरा रूप ऐसा हो, लेकिन मेरे पास पर्याप्त ताकत है। फिर अचानक एमसी अपनी नई क्षमता का इस्तेमाल करता है और उसकी तलवार के सामने से गायब होकर पल भर में रेनी के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहता है, मालकिन, आपको नहीं लगता कि मैं आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता हूं? रेनी हैरान रह जाती है, फिर तुरंत हाथ छुड़ाकर गुस्से से बाजू मोड़ लेती है। एमसी सोचता है, यह अच्छी बात है, कम से कम उसने ध्यान नहीं दिया कि मैंने क्या किया। इसके बाद एमसी कहता है, अब हमें तुरंत निकलना चाहिए, परिवार का मुखिया आपका इंतजार कर रहे हैं। रेनी भी सहमति जताती है। एमसी मुस्कुराकर पत्थर के द्वार को छूता है और कहता है, अब मैं मुखिया द्वारा दिए गए अगले काम पूरे करूंगा। एमसी मन ही मन सोचता है, मुझे जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलना चाहिए। लेकिन अचानक रेनी डरते हुए पूछती है, क्या पिताजी खुद यहां आए हैं? एमसी चौंक जाता है और सामने आता है भालू परिवार का मुखिया क्री। खून से भरी आंखों से वो देख रहा है। एमसी डर से सोचता है, अगर इन्हें पता चल गया कि मैंने आंखों का अभिमान ले लिया है तो ये मुझे तुरंत मार देंगे। लेकिन ये शांत क्यों हैं? क्री अपनी बेटी से पूछते हैं, क्या तुमने क्षेत्र क्लियर कर लिया? रेनी सिर झुकाकर कहती है, हां पिताजी। क्री गहरी नजरों से देखकर कहते हैं, ठीक है, अब मेरे साथ आओ। एमसी सोचता है, ये आखिर चाहते क्या हैं? इतने सारे दानवों से घिरे होने पर तो भागना नामुमकिन है। उसके पास गिफ्ट पेपर को देने के लिए कुछ भी बचा नहीं है। क्री नौकरों से कहते हैं, अपने स्थान पर वापस जाओ, और एमसी को देखकर कहते हैं, तुम यहीं रुको, मैं बाद में बुलाऊंगा। एमसी मन ही मन मुस्कुराता है, क्या सच में ये मुझे अकेला छोड़ रहे हैं? शायद ये मेरा भागने का मौका है। लेकिन नहीं, झाड़ियों में छिपे दानव मुझे जाने नहीं देंगे। कुछ देर बाद क्री अपने ऑफिस में रेनी से कहते हैं, तुमने आखिरी परीक्षा पूरी कर ली है, अब तुम्हें अकादमी में दाखिला लेना चाहिए। रेनी सिर झुकाकर सहमति जताती है। फिर क्री सोचते हुए पूछते हैं, उस लड़के के बारे में तुम्हारा क्या विचार है? रेनी को उसका स्किल और स्पीड याद आती है और वो कहती है, वो काफी ताकतवर है। क्री हल्के से मुस्कुराया और बोला, अब मैं सब समझ गया हूं। वो अपनी पीठ के पीछे हाथ बांधकर सोचता है, चूंकि उसने खुद को योग्य साबित कर दिया है, अब ये चाहो तो सैटर्न अकादमी जा सकती है। रेनी खुशी से झुककर बोली, पिताजी, इसके लिए मैं आपकी आभारी हूं। क्री मन ही मन सोचता है, मैंने तो सोचा था कि वो लड़का अंदर जाते ही मर जाएगा, लेकिन उसने न केवल जीवित रहकर क्षेत्र क्लियर किया, बल्कि आंखों का अभिमान जैसी क्षमता भी पाली। उसकी बेटी ने भी उसके बारे में सकारात्मक राय दी थी। इसका इस्तेमाल करना जरूरी होगा। इस बीच एमसी बेचैनी से सोच रहा था, आखिर मुझे कितनी देर इंतजार करना होगा? फिर एक नौकर उसे दरबार में ले आया, जहां उसे भालू परिवार के मुखिया से मिलना था। क्री ने उसे ठंडी गंभीर नजरों से देखा। एमसी मन ही मन डरते हुए सोचता है, ये क्या सोच रहे हैं? आखिर मुझे जिंदा क्यों छोड़ा? एमसी ने हिम्मत करके पूछा, आपने मेरी जान क्यों बख्शी? क्री हल्का सा हंसा और अपनी डरावनी आभा, सिनिस्टर ऑरा छोड़ते हुए बोला, क्योंकि तुमने मेरी बेटी को बेवकूफ बनाने में अच्छा काम किया। एमसी दांत भींचते हुए बमुश्किल खड़ा रहा, लेकिन धीरे धीरे घुटनों पर गिर गया। इतनी भारी दानवी ऊर्जा, डिमोनिक एनर्जी सहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। एमसी चिल्लाया, क्या आप मुझे मारने वाले हैं? क्री मुस्कुराकर बोला, नहीं, तुम एक काफी समझदार इंसान हो। फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? एमसी ने अपना नाम बताया और सीधा खड़ा हुआ। तभी क्री ने उसका नाम लेकर अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और उसे अपनी ओर खींच लिया। एमसी ने डरते हुए पूछा, आप मुझसे चाहते क्या हैं? क्री ने काले जादू, डिमोनिक मैजिक का प्रयोग किया और बोला, अपना मुंह खोलो और वही बोलो जो तुमने मेरी बेटी से कहा था। अगर तुम्हारे मन में कुछ और चल रहा होगा तो यह जहर तुम्हारा दिल चीर कर रख देगा। फिर उसने आदेश दिया,
तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर दी गई है। जब तक तुम्हें बुलाया न जाए इंतजार करो। एमसी जमीन पर गिर पड़ा, गले को पकड़कर भारी सांस लेने लगा और मन ही मन बोला, ये अभी क्या था? कुछ समय बाद भालू परिवार की जमीन पर बने एक घर में नौकर ने कहा, अब से आप यहां रहेंगे। एमसी मन ही मन सोचता है, तो इसका मतलब है कि क्री की इच्छा से मैं इस घर का कैदी बन गया हूं। नौकर बोला, आप यहां अपने घर जैसा महसूस कर सकते हैं। एमसी ने उसे देखते हुए सोचा, कम से कम उसने मेरी जान तो बख्श दी, पर फिर भी मैं बस इस्तेमाल हो रहा हूं। वो बिस्तर पर बैठा और सोचा, शायद क्री ने मुझे मान्यता दी है। क्या इस दुनिया में मेरे लिए वाकई कुछ अच्छा इंतजार कर रहा है? लेकिन इस चीज से छुटकारा तो पाना ही होगा। एमसी ने अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया और चौंकते हुए बोला, मैंने कर दिखाया, यह वाकई जिंदा नहीं है। उसने छोटे से काले ड्रैगन को देखा और मुस्कुराया। अगर यह प्रयोग असफल हो जाता तो मैं अभी तक डर से जम चुका होता। अगर इसे नष्ट किया तो क्री को तुरंत पता चल जाएगा। तो अब क्या करूं? अचानक वो प्राणी जाग उठा, क्योंकि अब उसे उसकी देह से मना नहीं मिल रही थी। एमसी ने अपना हाथ बढ़ाया और काली आभा डार्क ऑरा निकालकर कहा, ये लो, खा लो। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, मुझे इसे शांत करना ही होगा। उसने उस प्राणी को अपने बिस्तर पर रखा और थकी हुई आवाज में बोला, आखिरकार अब मैं थोड़ी देर आराम कर सकता हूं। एमसी ने मन ही मन सोचा, मेरे गले से कितने ही फंदे अभी हटे हैं, शायद मैं तुरंत ही सो जाऊं। अचानक उसके सामने सिस्टम विंडो खुली। रेस, हाफ डेमन पर्सनैलिटी, कैओटिक टैलेंट, पोजीशन ट्रांसफर अब 2 बार इस्तेमाल, ट्रेट्स, इंटरेस्ट, कॉन्सेंट्रेशन, किलिंग इंटेंट, डार्कनेस, मना मैनिपुलेशन और आई ऑफ एरोगेंस। मैक्स मना अब घटकर 241 रह गया। एमसी मुस्कुराया और मन ही मन बोला, तो अब मेरी असली यात्रा शुरू होती है। यहां से कहानी और खतरनाक मोड़ लेती है, क्योंकि अब एमसी आधा दानव बन चुका है और भालू परिवार की छाया में जीना उसकी मजबूरी है। एडेल ने सोचा कि उसे यह पहले ही जांच लेना चाहिए था। उसकी एबिलिटी पोजीशन चेंज 2 स्तर तक बढ़ गई थी, लेकिन उसकी माना उसे चिंता में डाल रही थी। उपन्यास के मुख्य पात्र की तुलना में उसकी माना बहुत ही तुच्छ थी। अब वह इसे कैसे बढ़ाए? उसे क्या करना चाहिए? हालांकि उसे एक तरीका याद था, लेकिन कुछ समय बाद रेने ने कहा कि उसे यह तरीका पसंद नहीं है। मुख्य पात्र ने मजबूरन मुस्कुराकर पूछा, इसका मतलब क्या है? उसने सोचा कि उसके रेने का गार्डियन बने हुए 3 दिन बीत चुके थे। रेने हमेशा ठंडी प्रतिक्रिया देती थी। जब वह छोटी थी उसका स्वभाव बहुत हंसमुख था, लेकिन अपनी मां के इंसानों के हाथों मारे जाने के बाद वह बदल गई। उपन्यास का लेखक होने के नाते एमसी को उसके लिए अपराध बोध होता था। इसी समय सेवक ने आकर कहा कि भालू परिवार का मुखिया उन्हें बुला रहा है। एमसी ने सोचा कि शायद वजह यह है कि रेने ने सैटर्न में प्रवेश किया है। हालांकि वह चाहती थी कि उसे यह अवसर मिले, क्योंकि उसने डंगोनन रेड में सफलता पाई थी, लेकिन क्री ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। भालू परिवार के मुखिया ने कहा कि सैटर्न कोई आसान जगह नहीं है। उसकी वर्तमान क्षमताओं के साथ वहां जाने पर वह केवल निश्चित मृत्यु पाएगी और अपनी मां का ठीक से बदला भी नहीं ले पाएगी। एडेल ने सोचा कि शायद उसे यहां नहीं होना चाहिए। क्री ने आगे कहा कि अगर रेने एडेल को अपना गार्डियन मान लेती है तो ही वह उसे अकादमी में जाने की अनुमति देगा। सबने आश्चर्य से एडेल की ओर देखा। रेने ने सिर हिलाया और कहा कि वह इसके खिलाफ है। एमसी ने सोचा, क्या वह सच में मुझसे इतनी नफरत करती है? सैटर्न वह अकादमी थी जहां दानव जगत के सारे होनहार बच्चे इकट्ठा होते थे। वे हमेशा इंपीरियल अकादमी से संघर्ष में रहते थे, जहां उपन्यास के मुख्य पात्र पढ़ते थे, और इस सेटिंग के हिसाब से रेने समेत कई छात्र मारे गए थे। यह वह सबसे खतरनाक जगह थी जहां किसी भी छात्र की जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती थी। एमसी यह नहीं समझ पा रहा था कि रेने इतनी जिद से वहां क्यों जाना चाहती है। अगर वह उसकी जगह होता तो वह कुछ और करता। हालांकि यह उसके लिए शक्ति इकट्ठा करने का सबसे अच्छा विकल्प हो सकता था, लेकिन उसे अधिकांश बड़े घटनाक्रम पहले से ही पता थे जो इंपीरियल अकादमी और सैटर्न के बीच होंगे। उसे कम से कम कोशिश तो करनी ही चाहिए। मुख्य पात्र ने कहा कि उसकी भी एक शर्त है।
एमसी ने भालू परिवार के मुखिया को देखते हुए सोचा कि अगर उसे वहां भेजा ही जा रहा है तो उसे कम से कम कुछ लाभ तो मिलना चाहिए। एडेल ने कहा कि उसकी मांग माना से जुड़ी है। क्री हल्के से हंस पड़ा और बोला कि उसने सोचा था कि यह मांग वर्म, कीड़े से जुड़ी होगी। एमसी थोड़ा घबरा गया और मन में सोचा कि उसे पता नहीं लगने देना चाहिए कि वर्म का जहर अब उसके शरीर में नहीं है। क्री मुस्कुराया और कहा कि वह बड़ा ही ढीठ बच्चा है, यह मुश्किल काम नहीं है, इसलिए वह उसकी बात मान लेगा। रेने अब जा सकती है। एमसी ने देखा कि रेने की आंखों में हत्या करने की इच्छा झलक रही थी। क्या वह सच में अकादमी में उसके साथ जाने से इतनी अनिच्छुक थी? कुछ देर बाद एमसी ने सोचा कि उसे क्या मिलेगा। शायद माना एलिक्सिर दिया जाए, हालांकि कोई आर्टिफैक्ट भी काम आ सकता है। लेकिन अगर यह परिवार की धरोहर निकली तो परिवार शायद बहुत संवेदनशील प्रतिक्रिया देगा। क्री ने अपनी बेटी को बाहर भेजते हुए कहा कि तो यह परिवार का खजाना है। उसने अपनी क्षमता का प्रयोग करते हुए कहा कि वह जानता है कि एमसी की माना बहुत कम है। चूंकि वह उसकी बेटी की जगह मरने जा रहा है, इसलिए यह सबसे छोटी मदद है जो वह कर सकता है। उसे पास आना होगा। वह भालू परिवार की माना वृद्धि तकनीक, माना ऑगमेंटेशन टेक्निक उसे सौंपेगा। एमसी चौंक गया। क्या वह सच में माना वृद्धि तकनीक देने वाला है? क्री ने उसका सिर पकड़ते हुए कहा, दानव देवता, मैं प्रार्थना करता हूं कि यह सेवक अराजकता केस के प्रवाह को देख सके। उसे न्याय दो और हजारों दानवों को भूखा मत रहने दो, लेकिन उन्हें परीक्षा में मत डालो। मुझे यह करने दो और मेरा नाम महिमा पाए। जैसे ही यह प्रार्थना पूरी हुई, एमसी ने दांत भींच लिए। उसके शरीर पर एक गहरी अंधेरी आभा छा गई। क्री मुस्कुराया और बोला, कोई साधारण व्यक्ति यह प्रार्थना सुनकर अपना दिमाग खो बैठता, लेकिन तुम सच में बहुत दिलचस्प हो। अपनी साधना तकनीक, कल्टीवेशन टेक्निक के जरिए दानव देवता सीधे उसे माना से पुरस्कृत कर रहे थे, इसलिए वह जितना चाहे उतना ले सकता था। एमसी घबराते हुए सोचने लगा कि वह किस दानव देवता की बात कर रहा है। क्री ने कहा कि लगता है उसका परिवार 7 घातक पापों 7 डेडली सिंस से जुड़ा हुआ है। एडेल ने आश्चर्य से पूछा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? वह मुस्कुराते हुए बोला कि चूंकि उसने उसके अंदर जहरीला कीड़ा डाल दिया है, इसीलिए फर्क नहीं पड़ता अगर वह जासूस भी निकले तो। एमसी ने सोचा कि आर्सन का परिवार 7 घातक पापों से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसे याद नहीं कि उसने उपन्यास में कभी यह लिखा हो। क्री ने कहा कि अब वह जा सकता है। कुछ समय बाद जंगल में एमसी पद्मासन लगाकर ध्यान कर रहा था। एमसी मुस्कुराते हुए सोच रहा था कि यहां साधना करना बेहतर होगा, क्योंकि उसकी माना कभी भी नियंत्रण से बाहर जा सकती है। एडेल ने दानव देवता की ओर ध्यान केंद्रित किया और सोचा कि एक बार जब वह दानव देवता से दानवी ऊर्जा स्वीकार कर लेगा, तब वह इंसानी माना का उपयोग नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके पास कोई और विकल्प भी नहीं था। दानव देवता ने कहा कि वह एक अर्ध जाति, हाफ ब्रीड है। एमसी हैरान होकर बोला, यह कैसे संभव है? दानव देवता ने कहा कि उसे शक है कि यह बच्चा उससे जुड़ा है। लगता है कि उसके शरीर में गद्दारों का गंदा खून बह रहा है। एमसी ने पूछा, क्या आप दानव देवता हैं? घमंड के देवता, गॉड ऑफ प्राइड, ने अपना परिचय देते हुए कहा, हां, मैं ही हूं। एमसी ने पूछा, क्या आप मुझे मार देंगे? उसने जवाब दिया, अगर मैं चाहता तो तुम उसी पल मर जाते जब तुमने मुझसे बात की, लेकिन एक वजह है कि मैं तुम्हें अभी मारना नहीं चाहता। उसे लगा कि यह बच्चा उसी पाप में डूबा है जिसमें वह खुद है। उसे अपने जैसा ही अजीब सा एहसास हुआ, इसलिए उसने कहा कि वह उसे एक निशान, मार्क देगा, ताकि वह भी उसकी शक्ति का इस्तेमाल कर सके। तुम एक घमंडी गद्दार हो। तुम्हें अपने अहंकार, प्राइड की वजह से नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। एमसी ने सोचा कि उसने दानव देवता घमंड से शक्ति उधार ली है। उसे विश्वास था कि यह निशान उसे 3 अतिरिक्त जीवन देगा। जल्द ही उसका पूरा शरीर इस निशान से ढक जाएगा। उसी समय एडेल ने किसी की मौजूदगी महसूस की और आश्चर्य से पीछे मुड़ा। वहां रेने खड़ी थी, आश्चर्य से उसे देख रही थी। एमसी ने दांत भींचते हुए सोचा, यह यहां कहां से आ गई? क्या इसने सब सुन लिया? रेने ने प्रशंसा भरे स्वर में पूछा, क्या आप डार्क प्रीस्ट हैं? एमसी ने घबराकर मुस्कुराते हुए सोचा, यह क्या कह रही है?
कुछ समय बाद एमसी के घर में एडेल ने स्टेटस विंडो खोली और सोचा कि दानव देवता का निशान मिलने के बाद 1 महीना बीत चुका है। उसकी माना 248 से बढ़कर 1105 हो गई थी। एमसी ने सोचा कि उसने कड़ी मेहनत की थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसकी माना इतनी जल्दी 3 गुना हो जाएगी। शायद यह सब उसकी क्षमताओं, रुचि, इंटरेस्ट और एकाग्रता, कंसंट्रेशन की वजह से था। कुछ ही सालों में वह मानव जगत की 6 परिवारों, 6 फैमिलीज के उत्तराधिकारियों को भी पार कर सकता है। और अपनी वर्तमान स्थिति में तो वह किसी एक गुप्त क्षेत्र, सीक्रेट एरिया को जीत भी सकता है। लेकिन उससे पहले उसके सामने एक और समस्या थी। वह मेरे घर के सामने ही क्यों अभ्यास कर रही है, जबकि ट्रेनिंग ग्राउंड भी है? एमसी ने सम्मानपूर्वक रेने से कहा। रेने ने झुककर उसे प्रणाम किया। एमसी ने सोचा कि उसने अब उससे दूरी बनाना बंद कर दिया है, जो अच्छा था। लेकिन उसने सोचा कि शायद उसने उसे डार्क प्रीस्ट समझ लिया है। यह समझ में आता था क्योंकि इस दुनिया में केवल डार्क प्रीस्ट ही दानव देवता से संवाद कर सकते थे। सच कहें तो यह कि उसने यह नहीं सुना कि एमसी ने दानव देवता से क्या बात की, यही बेहतर था। हालांकि अगर रेने उसे अपने से ऊपर मानती तो उसकी परिवार के बारे में गलत अफवाहें फैल सकती थीं। एडेल ने उसे संबोधित करते हुए मालकिन, मिस्ट्रेस कहा। उसने आश्चर्य से एमसी की ओर देखा। एमसी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसे समझ में आ गया कि वह क्या सोच रही है, लेकिन उसने उससे कहा कि वह उसी पुराने अंदाज में उससे संवाद करे। रेने ने मुड़कर कहा कि उसके लिए ऐसा करना मुश्किल होगा। एमसी ने नोट किया कि वह सिर्फ बियर परिवार के मुखिया के आदेशों का पालन कर रहा है ताकि उसे सुरक्षित रख सके। उसने कहा कि उसे उसके प्रति सहज रहना चाहिए। उसने कहा कि एमसी को उसे पानी लाना चाहिए। एमसी ने पूछा कि क्या वह सच में ऐसा कह रही है? रेने ने कहा कि उसने खुद ही कहा था कि उसे उसके प्रति सहज रहना चाहिए। ट्रेनिंग के बाद वह थकी हुई और प्यास लगी थी। एडेल ने सोचा कि यह बियर परिवार के सदस्य से कम की उम्मीद नहीं थी। उसने अपना रवैया इतनी जल्दी बदल दिया कि उसने कहा कि एमसी को जल्दी करना चाहिए। एमसी ने सोचा कि आखिरकार उसे वही करना चाहिए जो वह कहे। इसके बाद रेने ने गिलास से पानी पिया और एमसी ने सोचा कि उसे जल्दी से सीक्रेट एरिया पर विजय पाना चाहिए। लेकिन रेने उसे अकेला नहीं छोड़ती। उसके पास बहुत कम समय बचा है। एमसी को सब कुछ तय करना होगा इससे पहले कि वह दानव दुनिया में प्रवेश करे। उसे वो खजाना, ट्रेजर चाहिए था ताकि वह साइटन एकेडमी में जीवित रह सके। एमसी ने पूछा कि क्या उसने सैटर्न में नामांकन की तैयारी पूरी कर ली है। रेने ने पूछा कि वह अचानक इसमें क्यों दिलचस्पी ले रहा है। एडेल ने नोट किया कि वहां वह हर तरह के खतरनाक और बुरे लोगों से मिलेगी। एमसी ने उसकी चिंता में यह पूछा। उसने कहा कि उसने अपनी जरूरत की सभी चीजें पैक कर ली हैं। एमसी ने पूछा कि क्या वह इसमें सुनिश्चित है। उसने सोचा कि उसने वापस क्यों नहीं जाकर यह सुनिश्चित किया कि कुछ महत्वपूर्ण उसे भूल न जाए, ताकि बाद में उसे चिंता न करनी पड़े। रेने ने पूछा कि वह किस ओर इशारा कर रहा है। एमसी सीधे बोल सकता था। एमसी ने कहा कि वह सिर्फ इसीलिए कह रहा है क्योंकि उसे उसकी चिंता है। आखिरकार वह उसका सहायक, एस्कॉट है। उसने कहा कि वह झूठ बोल रहा है। वह उसके पीछे छुपकर कहां जाने का सोच रहा था। एमसी मुस्कुराया और सोचा कि यह एक शाप जैसा है, वह इसमें नहीं फंसेगी। रेने का चेहरा बदल गया और उसने पूछा कि क्या उसे उससे बोरियत हो गई है। एडेल ने कहा कि उसने वास्तव में सुना था कि उस इलाके में एक जगह है, इसलिए वह वहां एक छापेमारी रेड पर जाने की योजना बना रहा था। उसने उसे समझाने के लिए कहा कि यह उसकी सुरक्षा के लिए है। उसने इसके बारे में सोचा और एमसी ने सोचा कि वह चाहता है कि वह शांत हो जाए। रेने ने कहा कि उसने सच में कुछ भूल गई है। मुख्य पात्र खुशी से बोला कि उसे वापस महल जाना चाहिए। फिर रेने ने कहा कि उसे गर्म होने की जरूरत है। एमसी उलझन में पूछता है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? रेने ने कहा कि वह उसके साथ उस इलाके में जाएगी। अगर वह जगह पास ही है तो आज वहीं से लौट आएंगे, है ना? उन्हें जल्दी करनी होगी। वह जगह कहां थी? एडेल ने आह भरते हुए कहा कि यह अमरलोक, एरिया ऑफ द इमॉर्टल्स है। यह जगह कभी नेक्रोमांसरों द्वारा शासित थी, लेकिन अब यह भड़के हुए सैनिकों से भरी हुई है।
क्योंकि नेक्रोमांसरों को मनुष्यों और दानवों के युद्ध में नष्ट कर दिया गया था। रेने ने कहा कि वह इस क्षेत्र के बारे में जानती है। एमसी ने सोचा कि यह रेने को थोड़ा अस्थिर करने के लिए काफी है। वह सोचता है कि यह कम से कम टॉप टियर एरिया होगा। अब तक सैनिकों की संख्या बढ़ चुकी होगी। वैसे भी रेने की मदद लेना बुरा नहीं होगा, लेकिन समस्या यह है कि साथ काम करने से महल से भागना और भी मुश्किल हो जाएगा। खबर तुरंत क्री तक पहुंच जाएगी। एडेल मुस्कुराया और कहा कि अगर यह उसके लिए अनावश्यक बोझ है तो उसे जाने की जरूरत नहीं है। अगर नेता को पता चल गया कि उसने उसकी अनुमति के बिना छोड़ दिया। रेने ने कुछ नहीं कहा। वह एक गुप्त रास्ता जानती है। कुछ समय बाद उसने अपनी हाथ की ओर इशारा किया और कहा, यहां से। एमसी ने दीवार में छेद देखकर आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि लगता है वह इस इलाके को अच्छी तरह जानती है। रेने ने अपने हाथ बांधे और चुप रह गई। एडेल ने सोचा कि वह अक्सर यहां से चुपके से निकलती होगी। उसने सुझाव दिया कि पकड़ में आने से पहले एमसी उसके साथ चले। एमसी ने हामी भरी। कुछ समय बाद वे पहाड़ की चोटी तक पहुंचे और एमसी ने मुस्कुराते हुए पूछा, हमें कितनी देर तक चलना होगा? रेने ने प्रश्नवाचक रूप से उसे देखा और एडेल ने कहा कि वह निश्चित रूप से अपने परिवार के घर से बाहर जाने की योजना नहीं बना रहा था, इसलिए वह इलाके से परिचित नहीं था। रेने ने कहा कि वे लगभग वहां पहुंच चुके हैं, उन्हें बस इसे पार करना है। एमसी ने कहा, हां। उसने सोचा कि वे लगभग पहुंच चुके हैं। रेने ने कहा, हां। कुछ समय बाद वे रुक गए और एडेल ने चारों ओर देखा और कहा कि लगता है वे पहुंच गए हैं। वे खंडहरों के बीच खड़े थे जब अचानक रेने चिल्लाए, शापित सरबेरस का बेटा। एमसी ने सोचा कि वह शाप देने वाली है। उसे किसी भी हालत में रेने से यह छिपाना होगा कि वह आर्सन परिवार का है। केवल उसे ही इस क्षेत्र में जाने का रास्ता पता था। एडेल ने बगल की ओर इशारा किया और कहा कि वह सोचता है कि वे रास्ता खोदकर पार कर सकते हैं। रेने ने उत्तर दिया, हां। विशाल पत्थर की मूर्ति के नीचे ज़ॉम्बी सैनिक इस भूमि की रक्षा कर रहे हैं। एमसी ने कहा, यह तो बाहर निकलने का रास्ता होना चाहिए। क्या मैं आगे बढ़ूं? रेने ने उत्तर दिया, नहीं, वह करेगी। वे नीचे उतरे और एडेल ने चारों ओर देखा। उसने सोचा कि अंदर अपेक्षा से ज्यादा उजाला है। रेने रुकी और कहा, इस तरफ। वे सही जगह पहुंचे। एमसी ने सोचा, यह बियर के क्षेत्र से पूरी तरह अलग स्तर पर है। यहां कम से कम सैकड़ों नई कब्रें होंगी। रेने आगे बढ़ी, अपनी तलवार की मूठ पकड़ते हुए, और कहा, चलो। एडेल पीछे चला और खुशी से चिल्लाया, शानदार! अचानक जमीन से एक हाथ निकला, उसके बाद कंकाल। उन्होंने रेने और एमसी को अलग अलग तरफ से घेर लिया, अपनी हड्डियों के हाथों में हथियार पकड़े हुए। एडेल मुड़ा और चिल्लाया, मालकिन, वह इसे उसके हवाले कर देगा। रेने ने संक्षेप में उत्तर दिया, हां। माना ने अपनी तलवार फेंकी और कंकालों पर हमला किया, कई को टुकड़ों में तोड़ दिया। एमसी ने उसे देखकर सोचा कि उसके साथ जाने का निर्णय सही था। उसने चिल्लाया, इस भीड़ के पीछे कहीं नेक्रोमांसर समोनर होना चाहिए। रेने ने राक्षसों से लड़ना जारी रखा और कहा, अच्छा। एडेल ने कहा कि वह जल्दी ही उसके पास पहुंच जाएगा। अचानक अभी अभी टुकड़ों में टूटे कंकाल फिर से जीवित हो गए। रेने ने इसे देखकर आश्चर्य व्यक्त किया और पूछा, वे फिर से जीवित हो गए? एक आवाज आई, जो यहां आने की हिम्मत करता है उसे निडर होना चाहिए। नेक्रोमांसर ने आदेश दिया कि चोरों को समाप्त किया जाए। रेने चिल्लाई, वे बार बार जीवित हो रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? एमसी उसके पास भागा और जवाब दिया, यह सब उस समोनर की वजह से है। उसने रेने से कहा कि रुकना मत, आगे बढ़ते रहो। रेने मुड़ी और पूछा, क्या? कंकाल एमसी की ओर बढ़ा और जोर से गरजा। उसने कुछ ही सेकंड में उसका खोपड़ी काट दी। एडेल ने कहा कि उसे पता था कि उन्हें हटाने का आसान तरीका है। रेने ने चिल्लाया, समझ गया। उसने कहा। माना ने फिर से अपना शरीर फेंका और नेक्रोमांसर की ओर दौड़ी। उसने उन्हें रुकने का आदेश दिया। एमसी ने चिल्लाया, हमें इस राक्षस से निपटना होगा। उसने राक्षस के हाथ में ऑर्ब देखा और सोचा, जैसे ही वे समोनर का गोला तोड़ देंगे सब खत्म हो जाएगा। अब वह नई क्षमता पोजीशन चेंज का उपयोग भी कर सकता है। अचानक रेने के सामने एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ और जोर से गरजा।
एमसी ने महसूस किया कि यह आसान नहीं होगा। उसने डर के साथ चिल्लाया, मालकिन! रेने आगे बढ़ी और जोर से चिल्लाई। राक्षस के टुकड़े चारों ओर उड़ गए। एमसी ने इसे आश्चर्य से देखा और फिर पोजीशन चेंज 2 का उपयोग किया। उसने अपने हाथ में तलवार को कसकर पकड़ा और नेक्रोमांसर की ओर दौड़ा। एडेल ने सोचा कि नई क्षमता पोजीशन चेंज 2 वस्तुओं को आपस में बदलने के लिए है। उसने पोजीशन चेंज 2 एक्सचेंज सक्रिय किया। उसने अपनी तलवार को नेक्रोमांसर के गोले से बदल दिया और खुशी से चिल्लाया, पकड़ लिया! नेक्रोमांसर डर के मारे बोला, नहीं! एमसी ने अपने हाथ में गोला कसकर पकड़ा और राक्षस ने पूछा, यह कैसे हो सकता है? सभी कंकाल मार दिए गए और एडेल खुशी से बोला, उन्होंने कर दिखाया मालकिन। रेने ने उत्तर दिया, हां। नेक्रोमांसर ने उनका धन्यवाद किया और एमसी ने चारों ओर देखा और सोचा कि यहां हुई त्रासदी उसके लिखे हुए कारण हुई। वे शांति से रहें। रेने ने एडेल की ओर मुड़कर पूछा, क्या अब कुछ और करना बाकी है? एमसी मुस्कुराया और हाथ से इशारा करते हुए उत्तर दिया, हां, अब इनाम लेने का समय है। उसने चमकते हुए खजाने को देखा और सोचा कि अब वह आखिरकार वह आइटम प्राप्त कर पाएगा जो वह चाहता था। सिस्टम विंडो ने रिपोर्ट किया, फैंग ऑफ डार्कनेस। यह डार्क स्टील से बनी एक डैगर है जो अंधकार को मना में बदल देती है। अंधकार में यह धार और गति में सुधार करती है। एटर्नल फुल मून। यह एक अंगूठी है जो मना संवेदनशीलता और चांदनी को अवशोषित करती है। एमसी ने डैगर उठाई और खुशी से देखा। उसने सोचा कि इसके साथ वह अपनी अंधकार की विशेषता को पूरी तरह से उपयोग कर पाएगा। अंगूठी के बारे में क्या? यह नुकसान नहीं करेगी, लेकिन उसे वास्तव में इसकी जरूरत नहीं थी। उसने पलटा और पूछा, क्या आप अंगूठी लेना चाहेंगी मालकिन रेने? और वह डैगर लेगा। रेने ने सोचते हुए मुस्कुराया और कहा, ठीक है। एडोल मुस्कुराया और कहा, तो इस तरह उन्होंने इसे बांटा। उसने रेने का हाथ लिया और उससे कहा कि उसे अनुमति दे। उसने अंगूठी उसकी अंगुली में डाली, जिससे वह बहुत शर्मिंदा हुई और फिर उसका हाथ खींच लिया। एमसी ने उसे प्रश्नवाचक नजरों से देखा और सोचा, वह ऐसे क्यों प्रतिक्रिया दे रही है? क्या दानव भी अपनी अंगुली में अंगूठी डालने को इतना महत्व देते हैं? उसने पूछा, मालकिन, उसे अंगूठी कैसी लगी? रेने ने अंगूठी की ओर देखा और हल्का हकलाया, यह सुंदर है। एमसी ने सोचा कि उसे यह पसंद आई और चूंकि उसने बॉस के साथ काम निपटा लिया था, वह सारा सोना ले लेगा। अचानक रेने ने उसकी गर्दन पर तलवार रख दी और एमसी मुस्कुराया और बोला, और वह इसे बिल्कुल समान रूप से आखिरी सिक्के तक बांट देगा। एरिया साफ करने के बाद वे हवेली लौट आए। एडेल ने कहा, उन्होंने इसे खाने से पहले तैयार कर लिया। रेने ने उत्तर दिया, हां। एमसी ने अपना समय रेने के काम पूरे करने और अपनी मना प्रशिक्षण में बिताया। 1 महीने बाद एमसी ने अच्छा प्रगति की। मना ई के 1000 पीटरिस अंक से बढ़कर ई के 1290 अंक हो गई। एडेल के पास लगभग ई के 1300 मना अंक हो चुके थे। दानव दुनिया में यह औसत आंकड़ा है। कुछ दिनों बाद क्री ने उसे और रेने को बुलाया। जब वे ऑफिस में प्रवेश किए, क्री खिड़की के पास खड़ा था। उसने मुड़कर कहा कि अब उन्हें सैतौन भेजने का समय आ गया है। एमसी ने सोचा, समय आ गया है। क्री ने कहा कि आज वे राजधानी जाएंगे दाखिला लेने के लिए। क्या सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं? एमसी और रेने ने उत्तर दिया, हां। क्री खिड़की की ओर मुड़ा और हाथ पीछे जोड़कर कहा, उन्हें जाने दो। वह शक करता है कि उन्हें विदाई की जरूरत है। रेने ने नजर झुकाई और चुप रही, फिर सिर हिलाया। उसने मुड़कर बाहर की ओर चली गई। इसके बाद एडेल ने झुककर कहा कि वह मालकिन के साथ जाएगा। वह जाने ही वाला था कि अचानक क्री ने उसे बुलाया। उसने आशा व्यक्त की कि वह इसे संभाल सके। एमसी मुस्कुराया और कहा, हां। कुछ समय बाद सड़क पर एक रथ खड़ा था, जिसके चारों ओर सेवक इकट्ठा हुए थे। बटलर ने अपने हाथ से रथ को थपथपाया और कहा कि वे तुरंत रवाना होंगे। एमसी ने खिड़की की ओर देखा जहां क्री खड़ा था और सोचा, उसने उन्हें विदाई नहीं दी, लेकिन वह मानता है कि दानवों को भी अपने बच्चों के लिए वही भावनाएं होती हैं। एमसी अपने भविष्य को लेकर चिंतित था, लेकिन चूंकि चीजें इस तरह हुईं, वह सैतौन में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। कुछ समय बाद वे रवाना हुए। एडेल ने रेने की ओर देखा
और सोचा कि उसने अब तक एक शब्द भी नहीं कहा। क्या उसने कुछ गलत किया? रेने ने उसकी नजरों को महसूस किया और सोचा कि उसे पहली बार मिलने से ही वह पसंद नहीं आई। उसका रूप संदिग्ध था, लेकिन वह जितना सोचा उससे कहीं अधिक प्यारा था। एमसी ने उसे उलझन भरी नजरों से देखा और फिर हंसते हुए पूछा, आज मौसम सुहावना नहीं है? रेने ने सोचा कि उसकी हरकतों और बातों में वजन नहीं है और उसकी शारीरिक ताकत लगभग नहीं के बराबर है। क्या वह सच में पादरी है? एमसी खिड़की की ओर मुड़ा और सोचा कि वह उसकी नजरों से क्यों नहीं हट पा रही है। रेने ने आह भरी और सोचा, कितनी मूर्खता है। उसने उसे दानव देवता से बात करते देखा, फिर भी वह उस पर शक क्यों कर रही है? उसने सब कुछ गड़बड़ कर दिया, है ना? रेने ने अपनी अंगुली में पहनी अंगूठी को देखा और शर्मिंदा हुई। उसने सोचा कि यह एक शाश्वत प्रतिज्ञा है। दानव दुनिया में जब कोई दानव किसी अन्य दानव की अंगुली में अंगूठी डालता है तो इसे एक अनुष्ठान कहा जाता है। उसने इसे बिना ज्यादा कुछ कहे किया। उसने कौन सी प्रतिज्ञा ली, यह वह सोच रही थी। अचानक एमसी ने उसे बाधित करते हुए कहा, मालकिन, वे 1 घंटे में वहां होंगे। समय तो बहुत जल्दी बीत गया। रेने ने उसे देखा, फिर मुड़कर कहा, ठीक है। एडा ने उसे प्रश्नवाचक नजरों से देखा और पूछा, मालकिन, क्या उसने कुछ गलत किया? रेने ने उसे चुप रहने का इशारा किया। वह थोड़ी देर झपकी लेने वाली थी। एमसी ने उत्तर दिया, ठीक है। कुछ समय बाद एमसी गाड़ी से उतरा और कहा, वे पहुंच गए हैं। उसने विशाल इमारत की ओर देखा और कहा, तो यह दानवों की दुनिया की राजधानी है। हालांकि यह मानव दुनिया के शहरों से ज्यादा अलग नहीं है। उसने कहा, यह एक मध्ययुगीन राजधानी है। एडेल ने इस पर सोचा, कुछ अंतर जरूर हैं। उदाहरण के लिए कुछ मानवों के सींग हैं और उनके अन्य शारीरिक भिन्नताएं भी हैं। विशेष रूप से अभिजात्य दानव अलग दिखते हैं। उनके शरीर पर टैटू होते हैं। यहां उसकी गर्दन पर भी ऐसा टैटू है। रेने ने मुड़कर पूछा, वह वहां खड़ा किस लिए है? हमें जाना चाहिए। एमसी ने अपने विचारों से बाहर आकर कहा, हां मालकिन, तो अब उनका अगला गंतव्य कहां है? रेने ने उत्तर दिया, द्विवार्षिक प्रवेश परीक्षा 2 दिन बाद दोपहर में होगी। उन्हें पहले से पंजीकरण कराना होगा। एमसी ने सोचा, अगर केवल 2 दिन में परीक्षा है तो राजधानी में थोड़ी सैर क्यों न करें? रेने ने उत्तर दिया कि उसका मन नहीं है। एमसी ने उसे उलझन भरी नजरों से देखा और पूछा, मालकिन, शायद वह। रेने ने उसे बीच में ही काटते हुए कहा कि समय नहीं है, उन्हें पंजीकरण कराने जाना होगा। एडेल ने सोचा, क्या उसके बैक स्टोरी में यह नहीं लिखा कि वह अपनी मां के मरने के बाद से घर से बाहर नहीं गई? वह उसे बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। उसने चारों ओर देखा और सोचा, तो यह है सैतौन। अविश्वसनीय। यह सामान्य विश्वविद्यालय से 3 गुना बड़ा है। वे पंजीकरण डेस्क की ओर बढ़े जहां एक दानव बैठा था। उसने कहा कि पंजीकरण स्वीकार कर लिया गया है। वह 2 दिन बाद वापस आ सकता है। उसने जोर से चिल्लाया। इसके बाद एडेल पंजीकरण डेस्क पर गया और कहा कि वह प्रवेश के लिए पंजीकरण कराने आया है। बूढ़े ने पूछा कि वह कौन है। एमसी ने उसे उलझन भरी नजरों से देखा और बूढ़े ने कहा कि वह दानव जैसा नहीं दिखता। उसने झुंझलाहट में चिल्लाया, एक आधा दानव सैतौन में आवेदन करने की हिम्मत करता है? हां, वे युद्ध हार गए, लेकिन अब मेरी राय में कोई भी हमारी अकादमी में आवेदन कर सकता है। एमसी ने थोड़ी उदासी के साथ सोचा। उसे लगा कि उसका भविष्य बहुत उज्जवल नहीं है। दानव ने झुंझलाहट में चिल्लाया कि उसके जैसे छोटे चूहों के कारण। अचानक उसका चिल्लाना रेने के प्रश्न से बाधित हो गया। यहां क्या चल रहा है? बूढ़े का चेहरा बदल गया और उसने पूछा, वे सींग? यह वाकई अद्भुत है। वह सोचता रहा कि वह मृत्यु लोक के पापों वाले परिवार के वारिस को देख रहा था। अगर वह आवेदन करेगी तो उसे अपनी पहचान और अपने परिवार का नाम बताना होगा। उसने उत्तर दिया, रेने, बियर्स परिवार। यह उसका रक्षक है जो उसके साथ पंजीकरण कर रहा है। दानव ने कागज की ओर झुककर पूछा, एक आधा दानव रक्षक के रूप में? उसके परिवार ने निश्चित रूप से अपनी आवश्यकताओं को कम कर दिया था और यहां तक कि सैतौन में प्रवेश तक की अनुमति दी थी। रेने ने चिढ़ते हुए कहा, बस। उसने अपने तलवार के हत्थे को पकड़ा और कहा कि वह अब चुपचाप यह नहीं सुनेगी कि वह बियर्स परिवार की बेइज्जती कर रहा है। बूढ़े ने गला साफ किया
और कहा कि वे आवेदकों के पहचान के आधार पर भेदभाव नहीं करते। उन्हें उसके कहे हुए सब कुछ भूल जाने दो। उन्होंने आदेश दिया कि अपना नाम और अपने परिवार का नाम बताएं। एमसी ने उत्तर दिया, पिक्सी का परिवार का नाम एडेल है। बूढ़े ने चिल्लाया, पंजीकरण पूरा हुआ, प्रवेश परीक्षा के दिन आने दो। एडेल ने सोचा, मानव और दानवों के युद्ध के दौरान आधे दानव अधिक शक्तिशाली थे और मानवों के पक्ष में लड़े। कोई आश्चर्य नहीं कि वे आधे दानवों के प्रति शत्रुतापूर्ण हैं। वह गुस्से में है, लेकिन कोई उपाय नहीं। एमसी और रेन ने स्वागत डेस्क से मुड़कर जाने लगे। रेन चिढ़ते हुए पीछे मुड़ी और बूढ़े को देखा, जो बहुत नाखुश था। एमसी ने कहा, बहुत बढ़िया लेडी रेन, अब उन्हें अपने कमरे में जाना चाहिए। कुछ समय बाद वे उस घर में पहुंचे और एमसी ने कहा कि यह काफी साफ सुथरा दिख रहा है। रेने ने कहा कि यहां के सराय बहुत पुराने हैं। एडेल ने मुस्कुराते हुए कहा, और कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उनके पास लगभग सारे पैसे खत्म हो गए हैं। उसने सोचा कि क्री को दिए गए 10 सोने के सिक्के शायद उनके दोनों के लिए 1 महीने तक जीने के लिए भी पर्याप्त नहीं हैं। युद्ध के परिणाम स्वरूप बियर्स परिवार गरीब था, इसलिए वह और मांग नहीं सकता था। उसने मुड़कर पूछा, तो वे आ रहे हैं? एडेल और रेन सराय में प्रवेश किए और उनका स्वागत किया गया। एमसी ने पूछा, क्या वे 2 दिनों के लिए 2 लोगों को रख सकते हैं? रिसेप्शनिस्ट ने उत्तर दिया, हां, रख सकते हैं। क्या वह उसके पीछे वाली महिला के साथ कमरा साझा करेगा? रेने रोमांच और शर्मिंदगी से लाल हो गई और एमसी ने उत्तर दिया, नहीं, वह अलग कमरे मांग रहा था। रिसेप्शनिस्ट ने कहा, ठीक है। उन्होंने चाबियां सौंप दी और कहा, 2 कमरे 2 दिनों के लिए, भोजन सहित। यह 2 सोने के सिक्कों में आता है। कमरे दूसरी मंजिल पर हैं। एमसी ने सिक्के सौंपे और सोचा, अगर इसे मानव मुद्रा में बदलें तो लगभग 200,000 है। बुरा नहीं। रेने सीढ़ियां चढ़ने लगी और कहा कि वह पहले जाएगी। एमसी ने कहा कि वह जल्दी ही सामान ऊपर लाएगा। अच्छा, आराम करें लेडी रेन। उसने उसे देखा और उत्तर दिया, हां, आप भी। एडेल ने सोचा कि वह हमेशा एक विशाल हवेली में रहती थी। यह पहली बार होगा जब वह इस तरह के स्थान पर सो रही है। खैर, वह जल्दी ही इसकी आदत डाल लेगी। अब उसे भी कुछ दिनों के लिए आराम करना चाहिए। कुछ समय बाद एक योद्धा दरवाजे के पास खड़ा हुआ और चिल्लाया, आवेदक, उन्हें अंदर जाना है और निर्देशों का पालन करना है। एमसी ने सड़क पर चलते हुए चारों ओर देखा। उसने सोचा, इतने सारे लोग, क्या यहां 100 लोग होंगे? इतने सारे आवेदकों ने पंजीकरण कराया। यह सोचकर कि लोगों को हराना है, उसे सावधान रहना होगा कि अपनी असली पहचान का खुलासा न हो। एक आवाज ने पहचान और कतार के क्रम में चढ़ने के लिए कहा। एमसी ने फिर पूछा, क्या? उसी समय उनके सामने एक लोकोमोटिव दिखाई दिया और एडेल ने सोचा, एक ट्रेन? वह इसकी उम्मीद नहीं कर रहा था। कहा जाता है कि कई आयामी द्वार एक भूल भुलैया की तरह अवांछित मेहमानों के मार्ग को रोकने के लिए लगाए गए हैं। केवल एक ट्रेन सैतौन तक पहुंच सकती है। एडेल ने सोचा, बाहर से जो किला उन्होंने देखा वह केवल अकादमी का एक हिस्सा है। यह कितना बड़ा है? कुछ समय बाद वे ट्रेन में चढ़ गए और एक आवाज ने कहा कि वे जल्द ही सैतौन पहुंच जाएंगे। उन्हें मुकाबले के लिए तैयार रहना चाहिए। एमसी हैरान था और जल्दी ही वे पहुंच चुके थे। ट्रेन रुकी और एक आवाज ने आवेदकों को आदेश दिया कि वे अपनी गार्ड का अनुसरण करें और उस सभागार में प्रवेश करें जहां परीक्षा आयोजित होने वाली थी। दानव विशाल इमारत के अंदर चले गए। एमसी ने चारों ओर देखा और सोचा, वाह, यहां कितना विशाल है। यहां एक दबाव महसूस हो रहा है। ज्यादातर दानव यहां युवा हैं। वह सोचता है कि क्या 7 घातक पापों के अन्य उत्तराधिकारी भी आ चुके हैं। अन्य दानव कमरे में प्रवेश करते हैं और एडेल ने सोचा, वे छात्र नहीं हैं। उनके कपड़ों से लगता है कि वे अधिकांशतः शिक्षक हैं। शायद अगर वह उनका अच्छा प्रभाव बनाए तो यहां की जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। रेने ने कहा, समय हो गया। अचानक दरवाजा जोर से बंद हुआ, जिससे सभी डर गए। एमसी ने सोचा, कुछ ही सेकंड पहले यह निश्चित रूप से दिन का समय था। क्या यह कोई जादुई प्रभाव है? उन्हें किस तरह की परीक्षा दी जाएगी? डायरेक्टर ने चुप्पी का आदेश दिया। उसने सभी की ओर देखा और कहा कि वह उन्हें सैतौन में स्वागत करती है, मूर्खों के झुंड।
वह देखेगी कि इस साल उनमें से कितने आत्मघाती बनने के लिए उत्सुक हैं। एडेल ने सोचा, वह इसे विश्वास नहीं कर सकता। उसकी आवाज बेहद दबाव वाली है। हेडमिस्ट्रेस ने कहा, ठीक है, अब पर्याप्त बात हुई। वे प्रवेश परीक्षा शुरू करेंगे। दानवों के खड़े होने वाले हॉल की ओर एक विशाल मना की धारा भेजी गई। एमसी डर से चिल्लाया। मिस्ट्रेस रेन, उसने कहा। उसने उसे परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का आदेश दिया। दानव गला दबाकर जमीन पर गिरने लगे। शिक्षक पास खड़े होकर उन्हें ध्यान से देख रहे थे। एडेल मुस्कुराया और कहा, हेडमिस्ट्रेस का स्वाद इतना विकृत है। एमसी ने कहा, वह ऐसा नहीं सोचता। शिक्षक ने उत्तर दिया, खैर, आपकी प्रतिभा कितनी भी हो, अगर आपकी मानसिक क्षमता कमजोर है तो प्रतिभा बेकार है। पहले चरण की परीक्षा, जिसे मानसिक सहनशीलता परीक्षण कहा जाता है, कि व्यक्तिगत रूप से निगरानी करने का कारण यह है कि यह जांचा जा सके कि प्रतिभागी जब मानवों द्वारा पकड़े जाएं तो क्या वे रहस्य नहीं देंगे। शिक्षक ने कहा कि 5 मिनट बीत चुके हैं और अभी भी लगभग कोई खड़ा नहीं है। इतना काफी है अभी के लिए। एडेल ने सांस छोड़ी और कहा, 8 को छोड़कर सभी पहले ही लेट चुके हैं। इस साल कितने आवेदक हैं। वह और अधिक की उम्मीद कर रही थी। शिक्षक ने भौहें चढ़ाई और कहा, अच्छा, पिछले प्रवेश की तुलना में लगभग 40% ने 5 मिनट से अधिक समय तक टिके हुए हैं। यह बहुत है, राहत की बात है। वे कहते हैं कि सभी 7 घातक पापों के परिवारों के उत्तराधिकारी इस प्रवेश में भाग ले रहे हैं। चूंकि वे इसके बारे में बात कर रहे हैं, यह सच है। शिक्षक ने उसे इंतजार करने के लिए कहा और पूछा कि वह कौन है। वह उत्तराधिकारी प्रतीत नहीं होता। एडेल मुस्कुराई और कहा, हां, और फिर भी वह लगभग 10 मिनट तक होश में रहा, लेकिन शायद अधिक समय तक नहीं टिक पाएगा। एमसी एक घुटने के बल गिर पड़ा और चिल्लाया। शिक्षक ने भौहें चढ़ाईं और सोचा, रुको, उसे अजीब सा महसूस हो रहा है। वह अलग है। एमसी से एक चमकदार रक्तलाल मना निकलने लगी, जिसने वहां मौजूद सभी को चौंका दिया। लूसीफर ने सोचा, वह खतरनाक है। शिक्षक ने अपनी तलवार म्यान से निकाली और एडेल की ओर भागे, ये सोचते हुए कि उन्हें उसे मार देना चाहिए। पहली नजर में वह इतना खास नहीं लग रहा था, लेकिन अचानक उसके चारों ओर का औंधरा बदल गया। एक भावनाहीन हत्या की इच्छा। शिक्षक ने पूछा, क्या ऐसे व्यवहार वाला कोई व्यक्ति मैदान में फूल तोड़ सकता है या कीड़े मार सकता है? यह सामान्य जानवर की प्राचीन हत्या की इच्छा नहीं थी, बल्कि सबसे भयंकर हत्यारों की। अचानक हर शिक्षक का ध्यान उस पर केंद्रित हो गया और उसका शरीर उससे तेज प्रतिक्रिया करने लगा। लूसीफर ने उसे ध्यान से देखा और शिक्षक ने सोचा, हे भगवान, क्या वह सामान्य नए आवेदक के सामने नर्वस है? एडेल ने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुराई, और एमसी ने सोचा कि वह जल्द ही बेहोश होने वाला है। उसे इसको सहन करने का तरीका निकालना होगा। उसकी हत्या की इच्छा का क्या? यह उसका ऑनरा विरोध करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। एडेल ने जबड़े कसते हुए पूरे शरीर में मना फैलाया। वह जोर से चिल्लाया और लूसीफर ने कहा, वह ठीक ठारा है। क्या हमें तीव्रता बढ़ानी चाहिए? एमसी ने सोचा, बस थोड़ा और। उसने मना छोड़ना जारी रखा, जिसने लूसीफर को भी चौंका दिया। एडेल ने जोर से सांस ली और कहा, यह वास्तव में काम कर गया। अब वह बहुत बेहतर महसूस कर रहा है। ठीक है, रेन कैसी है? उसने उसकी ओर देखा और सोचा, वह भी ठीक है, जैसा कि उसने सोचा। 7 घातक पापों के उत्तराधिकारी भी ठीक प्रदर्शन कर रहे थे। ईर्ष्या का उत्तराधिकारी बाल्टन स्थिर खड़ा था। उसकी भौहें तनी हुई थीं। कामुकता का उत्तराधिकारी, ग्लूटनी का उत्तराधिकारी सैमुअल, आलस्य का उत्तराधिकारी आरोन और लोभ का उत्तराधिकारी गुवर भी पीछे नहीं थे। कुछ पात्रों को व्यक्तिगत सच्ची स्नेह भावना के साथ लिखा गया था, लेकिन सभी को अंततः एमसी के आदेश के तहत मरना तय था, उनमें से 6 रेन सहित। अचानक एमसी चौंक गया और सोचा, लंबा सफेद बाल, लाल आंखें और काले कांटे का मुकुट। कोई गलती नहीं थी। यह भविष्य का सबसे भयंकर खलनायक था, दानव दुनिया का दानव राजा। यह क्रोध का उत्तराधिकारी डायना था। एक चीख गूंजी, बहुत बढ़िया, यह पहले चरण का अंत है। एडेल ने सोचा,
दानव राजा पारंपरिक रूप से क्रोध के परिवार से आता है, इसीलिए उसके यहां होने का कोई कारण नहीं है। दानव राजकुमार सेटॉन में पढ़ाई करने आया था। क्या ऐसा कुछ हुआ जो उसे पता नहीं है? परीक्षा समाप्त हुई और विभिन्न दिशाओं से चीखें आने लगीं। क्या वह फेल हो गया? यह संभव नहीं है। यह कैसी परीक्षा है? घोड़े का योद्धा शिक्षक और लड़के को अलग करने के लिए दानवों को धक्का दे रहा था और वह चिल्ला रहा था, उसे छूने मत दो। क्या उसे पता है कि उसके पिता कौन हैं? उसने प्रधानाचार्य को बुलाने का आदेश दिया। शिक्षक ने उसके सिर को पकड़ते हुए कहा, उसे परवाह नहीं कि उसके पिता ने क्या किया, समझ गए? उसने लड़के को जमीन पर फेंक दिया और कहा कि उसे यह दोहराने के लिए मजबूर न करें। जो लोग पहले चरण में 5 मिनट भी टिक नहीं पाए, उन्हें यहां कोई नहीं चाहता। फेल हुए लोगों के लिए निकास का रास्ता है। शिक्षक ने अपने हाथ छाती पर क्रॉस कर दिए और आदेश दिया कि द्वार बंद कर दिए जाए। एडेल ने सोचा, सेटन वास्तव में निर्दयी है। खुशकिस्मती से वह पास हो गया। उसने लूसीफर की ओर देखा और सोचा, अगर सोचा जाए तो वह लड़की तो हेड मिस्ट्रेस सेटन है। उसने शंका जताई कि उसे कहीं से पता है। वह दुनिया के सबसे मजबूत दानवों में से एक है। प्यारी दिखने के बावजूद वह लूसीफर हेड मिस्ट्रेस सेटन है। एमसी ने सोचा कि वह पहले चरण में पास होने के लिए भाग्यशाली था, लेकिन उसे सावधान रहना चाहिए क्योंकि वह कभी भी दूसरे राउंड में फेल हो सकता है, क्योंकि यहां पास होने वालों की संख्या और भी कम होगी। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, वाह, वह तो रिने होगी। क्या वह बेयर्स हाउस की प्रतिभाशाली योद्धा की बात कर रही थी? एडेल ने उसे देखा और सोचा, रिने उसे पसंद लग रही थी। यह समझ में आता है क्योंकि वे 7 घातक पापों के उत्तराधिकारी थे और उन्होंने हेडमिस्ट्रेस की असहनीय हत्या की इच्छा का सामना किया। लेकिन कोई एमसी पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? उसने भी इसका सामना किया। रिने उसके पास आई और कहा, एडेल, वह पास हो गया। उसने उत्तर दिया, हां, उसने कर दिखाया। एमसी ने इसके बारे में सोचा, लेकिन उसे कम से कम यह संतोष होना चाहिए कि उसने असामान्य आवेदक की छवि बनाई। वह सुनिश्चित था कि शिक्षक और हेड मिस्ट्रेस उसे याद रखेंगे। तभी शिक्षक मंच पर आए और चिल्लाए, ध्यान दें। उन्होंने अपना परिचय दिया। उनका नाम एरिस था और वह उनके भविष्य के शिक्षक थे। एमसी ने सोचा, वाह, ऐसा लगता है कि उनके पास आंतरिक जेब में कोई सशीमी चाकू है। एरिस ने सभी को पहले द्वार के मानसिक कठिनाई परीक्षण में पास होने पर बधाई दी। यह परीक्षा यह देखने के लिए थी कि वे उस स्थिति में अपनी मानसिक स्थिति बनाए रख सकते हैं जहां मानव उन्हें यातना दे रहे हों। साथ ही 6 ऐसे आवेदक जो अंत तक टिक पाए, उन्हें अतिरिक्त अंक मिलेंगे और यदि उन्होंने दूसरे दौर में भी अच्छा प्रदर्शन किया तो उन्हें आर्मरी में जाने की अनुमति दी जाएगी। एमसी खुशी से चमक गया और सोचा, आर्मरी? क्या सौभाग्य है! धन्य है कि उसने अंत तक टिकने का निर्णय लिया। वह बाकी सभी की ईर्ष्या महसूस कर सकता था। एरीज ने कहा कि अब वह दूसरे चरण के नियम समझाएंगे। उन्हें अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना होगा। विशेष रूप से उन्हें यह दिखाना होगा कि वे मानवों के खिलाफ कौन कौन से हथियार और प्रतिभा का उपयोग कर सकते हैं। यह परीक्षा उनके क्लास असाइनमेंट को प्रभावित कर सकती है। इस बात को ध्यान में रखें। एडेल ने सोचा, शायद वह संकेत दे रहा था कि उन्हें जिस हथियार और प्रतिभा का उपयोग करना है उसके अनुसार ही कक्षाओं में रखा जाएगा। उसने सोचा कि वे किस तरह के मानव से लड़ने वाले हैं। एरीज ने हाथ हिलाया और चिल्लाया, दूसरे चरण में उनका लक्ष्य, यानी वे जिस व्यक्ति का सामना करेंगे वह यह है। उसने अपनी उंगली चटकाई और एक हीरो को उत्पन्न किया जिसके हाथ में तलवार थी और मना से भरा हुआ था। एक चीख गूंजी। एमसी ने सोचा, रुको, क्या यह नहीं? क्या यह एनए परिवार का सबसे मजबूत हीरो नहीं है? नीना सेल? यह व्यक्ति यहां क्यों है? किसी ने निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं की थी। रिने ने उसे देखा और पूछा, एडेल, क्या वह जानता है कि यह कौन है? एमसी ने सोचा, बिल्कुल जानता है। नीना सेल, एनए परिवार का प्रमुख। वह कहानी के मुख्य पात्र के बहुत करीबी संबंध में है क्योंकि वे एक ही रक्त से हैं। वह मुख्य पात्र के पिता होली सॉर्ड है जिसने केवल प्रतिभा से सबसे शक्तिशाली परिवार बनाया। किसी ने चिल्लाया, यह होली सॉर्ड है। लड़के ने पूछा,
क्या वो लोग चाहते हैं कि उन्हें शुरुआत में ही हटा दिया जाए? अडेल ने सोचा कि बाकी सब भी उसके बारे में अच्छी तरह जानते हैं। आखिर उसने बहुत सारी डेमन फैमिलीज को हराया है, उसने कहा। हेयर्स ने कहा, बिल्कुल, वो ये नहीं सोचते कि वे लोग पवित्र तलवार की पूरी ताकत सह पाएंगे। वो अपनी पूरी शक्ति का सिर्फ 10वां हिस्सा इस्तेमाल करेगा। अगर वो पूरी ताकत लगाता तो किसी के पास कोई मौका नहीं होता। रेनी ने पूछा, लेकिन क्या 10% बहुत आसान नहीं है? मुख्य किरदार एमसी ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, कमजोर राक्षस भी राक्षस ही होता है, उसने सोचा। पवित्र तलवार की 10% ताकत भी एक पूरे डेमन शहर को मिटाने के लिए काफी है। वो सोच रहा था कि वे इतने कठिन टेस्ट को कैसे झेलेंगे। जरूर कुछ खास मानक तय किए गए होंगे। अगर उसके पास होता तो वो जानकारी इकट्ठा करने की कला, इंफॉर्मेशन एक्विजिशन का इस्तेमाल करता, लेकिन उनके पास पैसे बहुत कम थे और सवाल पूछने की सीमा भी। एरीज ने हाथ बांधकर कहा कि उनकी मौजूदा ताकत से वे अकेले उससे नहीं लड़ सकते, इसलिए उन्हें 4-4 के ग्रुप में बांटा जाएगा। सबके लिए बराबरी रहे, इसलिए पहले टेस्ट के टॉप 8 लोगों को अलग अलग रखा जाएगा और बाकी लोगों को रैंडम ग्रुप में रखा जाएगा। अडेल ने सोचा, टॉप 8 में 7 घोर पापों, 7 डेडली सिंस का आखिरी सदस्य और वो खुद शामिल है। लेकिन उसे लगा कि वो बस साथ साथ चल रहा है, कुछ खास नहीं। बाकी सारे लड़के रेनी को देख रहे थे, प्यार और प्रशंसा से, और अडेल की तरफ नफरत और जलन से। एमसी ने सोचा, फिर वही नजरें, जैसे कहना चाहते हो कि मैं बस किस्मत वाला हूं। अचानक रेनी ने उसकी बांह पर उंगली रखी और धीरे से कहा, पास हो जाना और सही सलामत लौट आना। एमसी मुस्कुराया और बोला, हां। वो चाहता था कि रेनी मिस के लिए वो पास हो जाए। एरीज ने कहा कि अब वो नाम पुकारना शुरू करेगा। पहला ग्रुप थेटाथ्राइस, लीडर अडेल। बाकी सदस्य हैं कीना, क्रिस और सांचेज। अडेल ने सिर हिलाया और सोचा कि वो इन नामों को पहचानता नहीं है। शायद ये बस एक्स्ट्रा किरदार हैं, कहानी में ज्यादा अहम नहीं। वो मुस्कुराया और बोला, मैं अडेल हूं, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। क्रिस मुस्कुराया और बोला, हाय, मैं क्रिस हूं, ये कीना है और ये सांचेज। कीना ने खुशी से एमसी को नमस्ते किया और सांचेज ने बस चिढ़कर हूं किया। वो बोला, लीडर आधा डेमन है, अपने परिवार के लिए शर्म की बात है। अडेल ने मन में नाराज होकर सोचा, आजकल तो हर मोटी सी लड़की भी मुझे नीचा समझती है। क्या गजब का अपमान है परिवार के लिए। वो खुद को 7 घोर पापों के उत्तराधिकारी में से एक मानता था। एमसी मुस्कुराया और बोला, चलो पूरी कोशिश करेंगे। क्रिस ने खुशी से कहा, हां। कीना ने भी कहा, वो पूरी कोशिश करेगी। एमसी बोला, पहले हम रोल बांट लेते हैं, हर कोई बताए कि उसके पास कौन सा हथियार या क्षमता है। वो बोला, मैं पहले शुरू करता हूं। क्रिस मुस्कुराया और बोला, मेरे पास मना ट्रांसफॉर्मेशन है, मैं इसे त्रिकोण आकार के प्रिज्म में बदल सकता हूं और इसे कवच या तलवार में भी बदल सकता हूं। इसकी मारक शक्ति ज्यादा नहीं है, लेकिन यह कई तरीकों से काम आता है। एमसी ने कहा, समझ गया। उसने सोचा, बुरा नहीं है। उसने कहा, अगली कीना। कीना मुस्कुराई और बोली, वो लड़ नहीं सकती, वो सपोर्ट टाइप की है। अडेल ने पूछा, किस तरह का बूस्ट? कीना ने हाथ बांधकर कहा, हां, वो अपने साथियों की स्पीड बढ़ाने के लिए डेमन गॉड से प्रार्थना करती है। उसने हाथ उठाए और मंत्र बोलना शुरू किया। एमसी ने कहा, वाह। कीना ने सांस छोड़ी और पूछा, कैसा लग रहा है? कुछ फर्क महसूस हो रहा है ना? एमसी ने कहा, हां शायद। कीना चिल्लाई, कितना बदतमीज है। अडेल ने हाथ हिलाया और कहा, वो मजाक कर रहा था, गुस्सा मत हो, शांत रहो। एमसी मुस्कुराया और सोचा, ठीक है, कुछ ना होने से यह बेहतर है, लेकिन यह बूस्ट इतना कमजोर है कि मुझे मुश्किल से महसूस हो रहा है। उसने मन में कहा, सच कहूं तो मुझे तो यह भी समझ नहीं आता कि यह पहली परीक्षा कैसे पास कर गई। अब बारी सांचेज की थी। सांचेज ने हाथ बांधे और अपनी क्षमता बताई। उसका शरीर धीरे धीरे पेड़ की छाल से ढकने लगा। एमसी ने सोचा, क्या यह हार्डनिंग एबिलिटी है? टैंक के लिए तो एकदम परफेक्ट है। सांचेज ने उंगली अडेल की तरफ उठाई और चिल्लाया, अब इसकी बारी है। एमसी अचानक आगे बढ़ा और बोला, टेलीपोर्टेशन, यही उसकी शक्ति है।
कीना खुशी से चिल्लाई, वाह कितना कमाल है, टेलीपोर्टेशन। क्रिस ने मुट्ठी भींचकर कहा, यह तो बहुत शानदार एबिलिटी है। एमसी ने मुस्कुराकर उनका शुक्रिया अदा किया। वो सोच रहा था, अभी तो किसी को नहीं पता कि मेरी शक्ति की असली हद क्या है। बेहतर है कि मैं सारी डिटेल्स अभी न बताऊं। उसने हाथ हिलाकर कहा, अब रोल बांट लेते हैं। क्रिस और सांचेज डिफेंस में रहेंगे, वो दोनों आगे खड़े होंगे। मैं बीच में रहूंगा और कीना पीछे से सपोर्ट देगी। अडेल ने पूछा, सबको ये ठीक लग रहा है? कीना ने सिर हिलाया, हां ये ठीक है। सांचेज ने फिर से बाहें मोड़ी और धीरे से कुछ बड़बड़ाया। एरीज ने कहा, अब दूसरा राउंड शुरू होगा, हर टीम तैयार हो जाए। एमसी मुस्कुराया और बोला, आखिरकार शुरू हो गया। एरीज ने आदेश दिया, पहली टीम आगे आए। अडेल ने देखा कि आने वाली लड़ाई में पवित्र तलवार, होली सोर्ड, खुद सामने होगी। फिर भी बाकी प्रतिभागियों की आंखों में जलती हुई आग थी। सेल प्लेटफॉर्म पर चढ़ा और पहली टीम के डेमंस को तुरंत हरा दिया। सभी की आंखें चौड़ी रह गईं। एक लड़का दर्द से चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। एमसी ने सोचा, उसकी चाल तो मैं देख भी नहीं पाया। क्या यह सच में उसकी सिर्फ 10% शक्ति थी? एरीज ने बाहें बांध लीं और चिल्लाया, अगली टीम। दूसरी टीम भी पहले जैसी ही हार गई। फिर तीसरी टीम आई, वही हाल हुआ। एरीज ने चौथी टीम को बुलाया। तभी एक लड़का चिल्लाया, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, हम वैसे भी हार जाएंगे। एरीज ने उसे देखा और कहा, ठीक है, तुम दोनों बाहर हो सकते हो, बाकी दो जारी रखें। लड़के ने कहा, हां वे कोशिश करेंगे। एमसी ने सोचा, क्या सच में वो लड़ने जा रहे हैं? मुझे समझ आ गया, यही असली शर्त है इस परीक्षा के दूसरे चरण की। क्रिस ने पूछा, क्या उन्हें परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी? एमसी ने कहा, बिल्कुल नहीं। एरीज ने चिल्लाया, ग्रुप 4 शुरू करो। 2 लोग सेल को नहीं हरा सकते, बाकी लोग देखेंगे। सेल ने उन्हें तुरंत दूर फेंक दिया और जोरदार चीख सुनाई दी। एमसी ने सोचा, अगर उसने तलवार की असली आभा ऑरा इस्तेमाल की होती तो शायद उन्हें 2 टुकड़ों में काट देता। क्रिस ने चिंतित होकर पूछा, क्या हम ऐसे राक्षस को हरा सकते हैं? सांचेज ने चिढ़कर कहा, क्या वो एक आम इंसान से डर रहा है? अडेल ने सोचा, मैं यहां से ही देख सकता हूं कि उसके पैर कांप रहे हैं। एरीज ने 5वीं टीम को बुलाया, फिर 9वीं टीम को, और फिर 10वीं टीम ने आगे आने से मना कर दिया। एरीज ने 20वीं, फिर 30वीं टीम को बुलाया। कुल 5 टीमों ने बिना लड़े हार मान ली और अभी तक किसी भी टीम ने पवित्र तलवार को एक भी सही वार नहीं किया था। यह लड़ाई एक अजेय प्रतिद्वंदी के खिलाफ थी और बीच में छोड़ने की कोई रोक टोक नहीं थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, लड़ाई और लंबी होती गई और प्रतिभागियों की स्किल पहले वालों से बेहतर होती गई। क्रिस खुशी से चिल्लाया, वाह, उसने ब्लॉक किया। एमसी मुस्कुराया और बोला, समझ गया, यही है दूसरे चरण को पास करने की असली शर्त। उनकी बारी अब आने ही वाली थी। क्रिस उत्साह से बोला, अब हमारी बारी है। वो पूरे शरीर में जोश से कांप रहा था। एमसी ने कहा, मैंने समझ लिया है कि टेस्ट पास कैसे करना है। सांचेज ने हाथ बांधकर पूछा, क्या बकवास कर रहा है ये? अडेल ने गंभीर स्वर में कहा, सिर्फ एक मानदंड है, भले ही हम इस सब कुछ निगल जाने वाली शक्ति से हार जाएं, हमें आखिरी सांस तक लड़ना होगा। सांचेज ने कहा, शिक्षकों का रवैया देखकर और होली स्वॉर्ड की ताकत देखकर लगता है वो सही कह रहा है। लेकिन एमसी ने बीच में टोकते हुए कहा, तो फिर कोशिश क्यों ना करें? एरीज ने ऊंची आवाज में घोषणा की, अब ग्रुप 30 तर्ज की बारी है। एमसी ने अपनी डैगर निकाली और कहा, क्या हमें होली स्वॉर्ड को हराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? हमारी ताकत इतनी कम भी नहीं है। सांचेज हैरान होकर बोला, क्या कहा? टीना चिल्लाई, बिल्कुल, कोशिश करनी ही चाहिए। क्रिस ने भी जोश में कहा, हां, हार भी गए तो कोई बात नहीं। अडेल ने मन में सोचा, फर्क क्या पड़ता है अगर मैं एक हाफ डेमन हूं या नहीं? इस दुनिया के सबसे बड़े विलेन की ताकत मेरे अंदर है, मैं जीत सकता हूं। उनकी टीम एरिना में पहुंची और योजना के अनुसार अपनी अपनी पोजीशन पर खड़ी हो गई। एमसी सोचने लगा, अडेल के पास सेल के बारे में पूरी जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने उसे विस्तार से नहीं बताया था। अब क्या किया जाए? उसने गहरी सांस लेकर कहा, डरो मत, बस अपनी जगह से डटे रहो और लड़ो। क्रिस ने चिल्लाकर जवाब दिया, हां।
सांचेज झुंझलाकर बोला, मुझे पता है, मुझे पता है। तभी सेल आगे बढ़ा। एमसी चिल्लाया, वो आ रहा है। सेल ने क्रिस की शील्ड तोड़ दी। क्रिस डर से कांपने लगा। एमसी ने मुड़कर चिल्लाया, कीना, क्रिस की रक्षा करो। कीना ने हाथ बढ़ाकर कहा, मुझ पर भरोसा रखो। उसने मन ही मन सोचा, मुझे उसके गिरने का असर कम करना होगा। एमसी ने फिर चिल्लाया, सांचेज। सांचेज ने झल्लाकर जवाब दिया, मुझे पता है, मुझे पता है। सेल ने वार किया। सांचेज जोर से चिल्लाया, पूरा शरीर तन गया, लेकिन वो टिक गया। एमसी ने कहा, बहुत बढ़िया। फिर उसने देखा, सेल ने दूसरी बार तलवार उठाई। एमसी के अंदरूनी इंस्टिंक्ट्स ने चेतावनी दी, कुछ गड़बड़ है। क्या वो हमें लुभा रहा है, या उसके पास कोई एआई जैसी रणनीति है? एमसी ने जोर से चिल्लाया, दूसरा अटैक आने वाला है, सब अपनी पोजीशन लो। क्रिस ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और चीखा, हॉरर डिफेंस। अडेल ने चारों तरफ देखा और सोचा, क्रिस अब अपनी सीमा पर पहुंच चुका है। सांचेज के हाथ भी टूटने लगे हैं। सिर्फ एक वार ने यह हाल कर दिया। यह अच्छा नहीं है। एमसी ने कहा, थोड़ा और टिके रहो, बस थोड़ा। सेल ने तलवार घुमाई। सांचेज ने पूरे दम से ब्लॉक किया। वो दर्द से गरजा। यह दूसरा वार तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर है। वो गुस्से में चिल्लाया, वो क्या कर रहा है? ऐसे तो हम सब मर जाएंगे। एमसी ने भी चिल्लाया, बस थोड़ा और झेलो। सांचेज गुर्राया, तू पूरी तरह पागल है। अडेल ने मन में सोचा, फिलहाल हमारी टीम ही है जो दूसरे वार को रोकने में कामयाब हुई है। वो शायद यही पैटर्न दोहराएगा। सेल अब उनके सामने तलवार पकड़े खड़ा था। कीना क्रिस के पास बैठी थी, उसे होश में लाने की कोशिश कर रही थी। क्रिस ने धीमे स्वर में कुछ बड़बड़ाया। एमसी उसके पास गया और बोला, क्रिस, तुम ठीक हो? मुझे पता है मुश्किल है, लेकिन मुझ पर एक बार और भरोसा रखो। सांचेज पीछे मुड़कर चिल्लाया, अडेल, तू क्या कर रहा है? वो फिर से हमला करने वाला है। क्रिस ने धीरे से पूछा, क्या उसके पास कोई प्लान है? एमसी ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हां, इस बार मैं उसकी गर्दन में डैगर घोंप दूंगा। क्रिस और कीना उलझन में उसे देख रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी, वो आ रहा है क्रिस। अडेल सांचेज के पास गया और बोला, इस बार तुम्हें क्रिस की बैरियर के बिना टिके रहना होगा। सांचेज चौंक कर चिल्लाया, क्या? यह क्या बकवास कर रहा है? उसी वक्त सेल ने सांचेज पर जोरदार वार किया, जिससे वो हवा में उछल गया। एमसी ने तुरंत पोजीशन चेंज 2 एक्टिवेट किया, मूव, और वो आगे की तरफ तेजी से दौड़ा। फिर उसने पोजीशन चेंज 2 असाइनमेंट यूज किया और सेल की तलवार को जोर से झटक कर दूर फेंक दिया। एमसी ने अपनी तलवार छुलाई और मन ही मन आदेश दिया, मर जाओ। वो बिजली की रफ्तार से आगे बढ़ा। सबकी नजरें उस पर टिक गईं। अगले ही सेकंड सेल ने उसे छाती पर लात मारी। एमसी दांत भींचकर सोचने लगा, कमबख्त, बस एक बार और संभलना होगा। उसने अपनी क्षमता डार्कनेस एक्टिवेट की। पूरा मैदान काली ऊर्जा से ढक गया। वो सोचने लगा, अगर क्रिस की बैरियर ना होती तो मेरा शरीर अंदर से फट गया होता। पोजीशन चेंज तो फेल हो गया, पर कम से कम मैंने उसे जाल में फंसा लिया है। चारों ओर अब ठोस अंधकार था, एक किरण रोशनी की भी नहीं। भले ही वो कुछ देख नहीं पा रहा था, पर उसके पास था फैंग ऑफ डार्कनेस, जो यहां मौजूद किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर था। उसने सोचा, मुझे उसे हर हाल में हराना ही होगा। अगले ही पल सेल ने अंधेरे में घूमकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अंधकार के पर्दे के पीछे चमक रही थीं। वो तेजी से उसकी ओर उड़ गया। एमसी ने सोचा, यह सच में राक्षस है। फिर उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और हल्की सी मुस्कान दी। अचानक उसके दुश्मन के पीछे एक छुरा, डैगर, उभरा, जो सीधा उसकी ओर बढ़ने लगा। एमसी बोला, इस बार फंसाया गया है सेंट स्वॉर्ड खुद। अगले ही सेकंड कई और डैगर दिखाई दिए। एमसी ने मुट्ठी भींची और अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया। फैंग ऑफ डार्कनेस, डार्क ब्लेड्स की बारिश। काले हथियार हवा में चमके और बिजली की गति से विरोधी पर टूट पड़े। क्रिस हैरानी से बोला, अंदर क्या हो रहा है? शिक्षक ने कहा, लगता है लगभग अंत आ गया है। अगले ही पल अंधेरा छंट गया। सेंट स्वॉर्ड जमीन पर पड़ा था और एमसी उसके पास खड़ा था। सब लोग हैरानी में उसे देख रहे थे। खामोशी छा गई थी। एमसी ने सोचा, हो गया, मैंने कर दिखाया।
बाल्टन मुस्कुराते हुए बोला, दिलचस्प था। फिर क्रिस दौड़कर उसके पास आया और खुशी से बोला, वाह, ये तो कमाल था। तुमने ये किया कैसे? एमसी मुस्कुराया और बोला, यह सब हमारी टीम वर्क की वजह से हुआ। फिर उसने पूछा, लेकिन सांचेज कहां है? कीना ने जवाब दिया, वो थोड़ा शॉक में है, पर शिक्षक उसकी रिकवरी में मदद कर रहे हैं। एमसी ने कहा, अच्छा है, उसे खुशी होनी चाहिए। फिर बोला, अब खत्म कर दें? क्रिस ने हैरान होकर पूछा, खत्म? क्या वो पहले ही खत्म नहीं हुआ? उसी वक्त सेंट स्वॉर्ड का पैर हल्का हिला। क्रिस डरते हुए चिल्लाया, वो क्या कर रहा है? एमसी ने मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हमें पक्का नहीं कर लेना चाहिए कि वो सच में मर चुका है? दूसरी ओर लॉरेल चुपचाप देख रही थी। वो बोली, एक हाफ ब्रीड के लिए बुरा नहीं। उसकी सहायक शर्माते हुए बोली, लेकिन उसके मुकाबले तो वो कुछ खास नहीं है। लॉरेल हंसी और बोली, बिल्कुल नहीं, वो तो जन्म से ही नीच है। जल्दी या देर से उसकी असली औकात सामने आ ही जाएगी, मूर्ख और बदतमीज। तभी उसने साइड में देखा, रेनी वहां खड़ी थी। उससे एक डरावनी आभा निकल रही थी। लॉरेल ने मन में सोचा, ये क्या है? ये लड़की कौन है? इन सींगों को देखो, क्या ये बेयर परिवार की है? वो मुझे ऐसे क्यों देख रही है? क्यों मुझे डर लग रहा है? वहां मौजूद बाकी लोग धीरे धीरे बातें कर रहे थे। जैसा उम्मीद थी, 7 घोर पापों के उत्तराधिकारी अब डराने की प्रतियोगिता कर रहे हैं। लॉरेल के अधीनस्थों ने जवाब दिया, स्पष्ट है, वो पीछे नहीं हटेंगे। दूसरा, उत्तराधिकारी तो काटने की हिम्मत भी नहीं रखता। लॉरेल ने मन ही मन सोचा, खैर, वो शायद उतनी कमजोर भी नहीं है। उसी वक्त एमसी पीछे मुड़ा और सोचा, रुको, वो क्या रेनी है? उससे इतनी खून की प्यास जैसी आभा क्यों निकल रही है? तभी एरिज उसके पास आया और बोला, पिक्सी अडेल। अडेल ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और पूछा, जी क्या हुआ? एरिज ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या सच में तुम्हें कुछ पता नहीं? अडेल ने हैरानी से कहा, नहीं, सच में नहीं पता। शिक्षक ने सिर हिलाया और कहा, अब से मैं तुम पर नजर रखूंगा। एमसी ने मन में सोचा, क्या? मैंने तो सोचा था वो मेरी तारीफ करेगा या कुछ कहेगा, पर लगता है अब उसे रेनी पर भी नजर रखनी पड़ेगी। वो बोला, वाह, वो दोनों अभी भी आमने सामने हैं। फिर उसने सोचा, ये लड़की कौन है? नीली आंखें, लंबे बाल और माथे पर सींग। ये तो लस्ट फैमिली की है, लॉरेल फ्रैन। लेकिन ये रेनी से अभी क्यों भिड़ रही है? वो मन ही मन सोचने लगा, मैंने इंसानों की दुनिया का तो इतिहास बहुत पढ़ा है, पर डेमन वर्ल्ड के बारे में मुझे लगभग कुछ नहीं पता। अगले ही पल लॉरेल ने उसकी तरफ देखा। उसने उंगली उठाई और चिल्लाई, अरे ए हाफ ब्रीड! एमसी चौंक गया, क्या? ये अचानक मुझे क्यों बुला रही है? लॉरेल फिर बोली, वो मेरा अधीनस्थ सबॉर्डिनेट बनेगा। यह सुनते ही रेनी का गुस्सा और बढ़ गया। एमसी ने घबराकर उसका नाम पुकारा, लेकिन रेनी ने अपनी तलवार पकड़ी, जमीन से जोर लगाकर उछली और सीधे लॉरेल की तरफ झपट्टी। लॉरेल घबराकर चिल्लाई, क्या तुम पागल हो गई हो? वो भी अपनी तलवार निकालने ही वाली थी कि उसी वक्त एरिज ने हाथ बांधे और जोर से बोला, बस, साइटन में बिना वजह की लड़ाई सख्त मना है। अगर तुम्हें झगड़ा ही करना है तो अकादमी के बाहर जाकर करो। एमसी ने राहत की सांस ली और सोचा, सौभाग्य से एरिज ने उन्हें रोक लिया। अच्छा हुआ, 7 घोर पापों के उत्तराधिकारियों में प्रवेश समारोह से पहले कोई लड़ाई नहीं हुई। रेनी ने धीरे से तलवार वापस म्यान में रख ली। लॉरेल अब भी गुस्से से कांप रही थी और मन में सोच रही थी, ये लड़की सच में पागल है। फिर एमसी रेनी के पास गया और पूछा, क्या आप ठीक हैं मिस्ट्रेस? आपका ग्रुप अगला है, आपको जाना चाहिए। वो बात पूरी कर ही रहा था कि रेनी ने उसका चेहरा ध्यान से देखा और रूमाल से उसका पसीना पोंछने लगी। फिर मुस्कुराकर बोली, तुमने बहुत अच्छा किया। लॉरेल ने यह देखकर चिल्लाया, क्या? ये दोनों के बीच क्या रिश्ता है? वो एक हाफ डेमन को डेट कर रही है? एमसी ने मन में सोचा, अब जब मैंने परीक्षा पास कर ली तो सब लोग मेरे साथ अच्छा बर्ताव करने लगे हैं। फिर उसने रेनी की तरफ देखा। वो बोली, क्या तुमने अपनी ताकत छिपाई थी ताकि लोग तुम्हें कमजोर समझें? एमसी हैरान रह गया। तभी शिक्षक की आवाज आई, ग्रुप 25 आगे आए।
रेनी ने पीछे मुड़कर कहा, मुझे जाना होगा, किसी को कुछ मत बताना। एमसी ने मन में सोचा, मुझे पूरी ताकत लगानी होगी। क्या मैं सच में बाहर से इतना कमजोर दिखता हूं? फिर उसने अंदाजा लगाया, शायद वो मुझे अपने परिवार के पुरोहित जैसा समझ रही है। तभी लॉरेल ने चिल्लाया, अरे वो अपना नाम बताए। एमसी मुड़ा और पूछा, मैं? लॉरेल ने बाहें मोड़ी और बोली, हां तुम। एमसी ने मुस्कुराकर कहा, अडेल। लॉरेल ने ठोड़ी पर हाथ रखकर कहा, बुरा नहीं? अडेल ने पूछा, तुमने मुझे बुलाया क्यों? लॉरेल ने पलटकर कहा, मैंने क्यों बुलाया? एमसी ने हैरान होकर कहा, हां आखिर क्यों?